जय हिंद साथियों, आईएसबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व कर रहे हैं। पहला पेपर सोल्व हो गया, दूसरा पेपर सोल्व कर रहे हैं। इससे हमें पता लगेगा कि जीके के जो 50 क्वेश्चन आते हैं वो किस पैटर्न पे आते हैं। अब जो 2025 की वैकेंसी उसके अंदर हमें किस टाइप से तैयारी करनी है। आज की क्लास का हमारा दूसरा पेपर रहने वाला है। इसको अच्छे से साथ में सोल्व करना और जो साथ में जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए उनको याद करने की कोशिश करना। ये जो पेपर है आपका दिल्ली पुलिस का जो 14 नवंबर को जो 2023 की जो पहली शिफ्ट का पेपर है वो पेपर है। ये 9 बजे से लेकर 10:30 बजे वाला पेपर है। ठीक है, इसका जो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र संबंध में सही है? सस्य भूमि जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें से कौन सा विकल्प सही है ये बताना है। देखो पहला ऑप्शन लिखा हुआ, कथन लिख रखा है। क्या लिख रखा है? कथन बोल रहा है सस्य भूमि एक मानव निर्मित क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र है। सस्य भूमि होती है ये क्या है? एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, जो एकदम सही बात है। दूसरा कथन क्या बोल रहा है? सस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत कम क्या होती है? आनुवांशिक विविधता पाई जाती है। क्या ये दोनों कथन गलत है? क्या दोनों में से एक सही है? क्या दोनों ही सही है या केवल एक सही है? ये बताना हमें। देखो पहला कथन एकदम सही है, सस्य भूमि क्या है? एक मानव निर्मित क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र है। दूसरा कथन बोल रहा है सस्य भूमि जो पारिस्थितिकी तंत्र इसके अंदर आनुवांशिक विविधता है ये बहुत कम पाई जाती है। दोनों ही कथन क्या होंगे इसके बच्चों? सही होंगे। दोनों ही कथन इस क्वेश्चन के क्या होंगे? सही होंगे। पहला भी सही है और दूसरा भी क्या है बच्चों? सही है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा आपके सामने। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो बोल रहा है सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए सिद्धि धमाल। लोक नृत्य का नाम लिखा हुआ है आपके सामने। क्या लिखा हुआ? सिद्धि धमाल। एक लोक नृत्य है सिद्धि धमाल। निम्नलिखित में से किस राज्य में नृत्य के रूप में किया जाता है? ठीक है, सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए आपका सिद्धि धमाल है निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? या लोक नृत्य बच्चों हरियाणा का है, राजस्थान का है, पंजाब का है या गुजरात का है? कहाँ का सिद्धि धमाल? तो आंसर होगा हमारा गुजरात। तो कहाँ का है? गुजरात का। इसके अलावा गुजरात में कौन कौन से? गरबा है, डांडिया, भवई, ये सारे के सारे कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। पंजाब का पूछ ले तो पंजाब का क्या बता देंगे अपन? भागड़ा और गिद्दा क्या है पंजाब के लोक नृत्य। वो तो राजस्थान का पूछ ले तो क्या बता देंगे? राजस्थान का घूमर है आपकी, कालबेलिया है, घूमर, कालबेलिया, तेरा ताली और तुम्हारा गेर। और कौन सा राजस्थान के अंदर लोक नृत्य? घूमर, कालबेलिया, तेरा ताली, गेर और आपका चरी नृत्य। ये राजस्थान के। हरियाणा का पूछ ले तो क्या बताएंगे? फाग है हरियाणा का, फाग। और कौन सा हरियाणा का? डाप। और कौन सा है? ठीक है, हरियाणा के देखो बच्चों फाग, डाप ये हरियाणा के लोक नृत्य है। राजस्थान के घूमर, कालबेलिया, तेरा ताली, गेर और चरी। पंजाब का कौन सा है? गिद्दा और भागड़ा है। गुजरात का कौन सा? गरबा, डांडिया, फवई और सीधी धमाल। ये लोक नृत्य हैं। लोक नृत्यों से ये आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। 2023 की जो वैकेंसी हुई थी उसके अंदर पूछे थे। तो इनसे मिलते जुलते जितने भी हमारे राज्य उनके सबके लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य याद होने चाहिए। लगभग लोक नृत्यों की संख्या तो बहुत ज्यादा, सारे याद नहीं कर सकते हैं, 2800-3000 के आसपास है, लेकिन मेन हमें पता होना चाहिए बच्चों। ये सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस पैटर्न पर दोबारा से जो पेपर का जो पैटर्न रहता है वो सेम ही रहता है। हमें इसके साथ में अच्छे से तैयार करने हैं। तो क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई पंजीकृत एनबीएफसी, ठीक है, एमएफआई जो ग्रामीण के संयुक्त देयता समूह उत्थान मॉडल पर काम करता है, इनमें से कौन सा काम करता है? जो हमारी आरबीआई होता है उसका एनबीएफसीआई के रूप में काम करता है, संयुक्त रूप से जो आपकी देयता समूह उत्थान मॉडल पर काम करता है। पहला है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा है आश्रयत माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, तीसरा है बीएसएस माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड और चौथा आपका ईएसएफ माइक्रो फाइनेंस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड।
ई एस ए अप नहीं करता है, बी एस एस भी नहीं करता है, आश्रित माइक्रो फाइनेंस भी नहीं करता है। कौन करता है इसके साथ में? देयता समूह उत्थान मॉडल के रूप में काम कौन करता है? आरबीआई के साथ में फ्यूजन जो माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड है ये काम करता है। तो कौन करता है? फ्यूजन, आपका फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड इसके साथ में काम करता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो क्या बोल रहा है, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य है? पंचवर्षीय योजना है, ये कब शुरू होती है भारत के अंदर? 1951 से शुरू होती है बच्चों। ठीक है, पंचवर्षीय योजना 5 साल की योजनाएं। भारत के अंदर कुल कितनी पंचवर्षीय योजना थी? 12 पंचवर्षीय योजना थी। कितनी थी? 12 थी। 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है, देखो पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना है कृषि से संबंधित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना, जब तक इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढिएगा आप बच्चों, पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित थी? कृषि से संबंधित थी। ये कब से स्टार्ट हुई थी? 1951 से लेके 1951 से 1956 के बीच में प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। और जो 12वीं और लास्ट जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी वो 2012 से लेके 2017 के बीच की पंचवर्षीय योजना थी। 2017 के बाद भारत में क्या आ गया? योजना आयोग समाप्त हो गया। योजना आयोग के समाप्त होने के साथ में ही भारत के अंदर कौन सी योजना, पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई, पंचवर्षीय योजना बंद हो गई। योजना आयोग की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 15 मार्च 1950। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? योजना आयोग का प्रधानमंत्री होता है बच्चों, प्रधानमंत्री होता है। प्रथम योजना आयोग का अध्यक्ष पूछ ले तो कौन थे? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया अभी प्रेजेंट टाइम में? अभी इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? योजना आयोग को हम किस नाम से जानते हैं? नीति आयोग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? नीति आयोग। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है तुम्हारी 1 जनवरी 2015 के अंदर। कब हुई? 1 जनवरी 2015 के अंदर। इसका भी अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो दोनों का ही अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और नीति आयोग का अब तक कितने अध्यक्ष बन गए? एक ही बने, एक ही प्रधानमंत्री 2015 से लेके अब तक। तो इसका अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी है। उपाध्यक्ष चेंज होते रहते हैं, उपाध्यक्ष क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं। तो जो पंचवर्षीय योजना पूछा है इनमें से निम्नलिखित में से कौन से पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य हैं? देखो पहला ऑप्शन दिया हुआ है विकास, दूसरा था आधुनिक 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 आधुनिकीकरण, तीसरा समता और आत्मनिर्भरता। अगला दे रखा है दूसरा ऑप्शन केवल विकास, तीसरा दे रखा है केवल विकास, आधुनिकीकरण और समता, चौथा दे रखा है विकास और बुनियादी उल्लंघन। कौन सा है बच्चों इसका जो लक्ष्य क्या था? ए नंबर ऑप्शन था। क्या है? विकास, आधुनिकीकरण, समता और आत्मनिर्भरता पहली पंचवर्षीय योजना का क्या था? लक्ष्य था। किससे संबंधित थी पहली पंचवर्षीय योजना? तो हम बताएंगे कृषि से संबंधित थी। कब शुरू होती है? 1951 से लेके 1951 से लेके 56 के बीच में शुरू होती है। का अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं? तो बताएंगे 12 पंचवर्षीय योजना हुई। कितनी हुई है? 12 हुई है। 12वीं कब से लेके कब तक थी? 2012 से लेके 2017 के बीच में 12वीं थी। उसके बाद में योजना आयोग का क्या हो गया? बंद हो गया। उसकी जगह क्या आ गया? नीति आयोग आ गया। तो आपकी जो ये पंचवर्षीय योजना है ये भी बंद हो गई। योजना आयोग की स्थापना पूछे आपसे तो क्या बताएंगे? इसकी स्थापना होती है आपकी 15 मार्च 1950 को होती है। अध्यक्ष कौन था? या अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो पहला अध्यक्ष कौन था योजना आयोग का? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू था। फिर नीति आयोग का या योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष पूछते तो क्या बताएंगे? नरेंद्र मोदी थी। अंतिम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी थी। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को होती है। अध्यक्ष कौन होता है? इसका भी प्रधानमंत्री होता है। तो अभी कौन है? नरेंद्र मोदी है। उपाध्यक्ष चेंज होते रहते हैं। अगर नीति आयोग का उपाध्यक्ष पूछे हमसे, क्या पूछे? नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष तो कौन था बच्चों? अरविंद पनगठिया। कौन था? अरविंद पनगठिया। पूछ ले आपसे वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? किसका? नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष, नीति आयोग का उपाध्यक्ष तो क्या बताएंगे? सुमन के बेरी। कौन है? सुमन के बेरी। याद रह जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलें। ये बेसिक बेसिक चीजें हमें ध्यान रखनी है नीति आयोग और योजना आयोग से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा बच्चों आपके सामने। क्या बोल रहा है?
साइंस का क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोबल गैस पूछा है। इनमें से देखो हिंदी में लिख देता हूं क्या पूछा है। गैस नहीं है, नोबल गैस नहीं है, ये बताना है। आपका साइंस का क्वेश्चन है बच्चों। देखो नाइट्रोजन, नियोन, आर्गन, हीलियम। नियोन एक नोबल गैस है बच्चों, आर्गन भी है, हीलियम भी है। टोटल जो नोबल गैसों की संख्या कितनी होती है? 6 है बच्चों। टोटल कुल नोबल गैस पूछ लिया आपसे, कुल नोबल गैस कितनी है? गैस कितनी है बच्चों? 6 है। अब जो बच गया वो इसमें से क्या है? नोबल गैस नहीं है। कौन सी नहीं है? नाइट्रोजन एक नोबल गैस नहीं है। हमसे पूछा नोबल गैस नहीं है, अगर पूछता है तो ये तीनों है बच्चों। नाइट्रोजन एक क्या है? नोबल गैस नहीं है। इसके अलावा 3 और कौन सी है हमारी नोबल गैस है, वो आपको अच्छे से पढ़नी, याद रखनी, इसकी एक ट्रिक भी वो भी ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है? अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग की बात हो रही है बच्चों। राष्ट्रीय जलमार्ग का नाम दिया हुआ है 10NW, किस राज्य में स्थित है? जो आपका राष्ट्रीय जलमार्ग है 10NW, ये किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग है 10 कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। कौन सी नदी के ऊपर स्थित है ये? नदी पूछ ले तो क्या बताओगे? हंसा नदी। ठीक है, कितनी लंबाई इसकी? लंबाई पूछे तो कितनी बताओगे? 45 किलोमीटर। ठीक है, ये महाराष्ट्र के शहर किसको? महाराष्ट्र का मुंबई शहर को अरब सागर जोड़ता है। और अरब सागर में कौन से बंदरगाह से जोड़ता है? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रह जाएगा। आपका जलमार्ग पूछा राष्ट्रीय कौन सा? 10NW कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। ये मुंबई शहर को किससे जोड़ेगा? आपका जो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है अरब सागर के उस साइड, उससे जोड़ता है। अंसा नदी के अंदर आपके ऊपर स्थित है। लंबाई इसकी, इस जो NH जो आपका 10NW है, इसकी कितनी है? 45 किलोमीटर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो आंसर दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, क्या बोला? ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है हमें बताना है, क्या बताना है? हमें ये बताना है आपका इब्न बतूता है कि यात्रा पुस्तक, पुस्तक का नाम है जिसे रिहला कहते हैं। इब्न बतूता की यात्रा है, जिसका पुस्तक का नाम क्या है? आपका पुस्तक का नाम है आपका क्या? रिहला। रिहला कहते हैं। कहाँ जाता है? मूल रूप से भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में लिखी गई ये बताना है। इब्न बतूता है, ये मोरक्को का क्या एक विद्वान हुआ, साहित्यकार हुआ है। कहाँ का? मोरक्को का विद्वान साहित्यकार है। इनका जन्म, किसका? इब्न बतूता की बात हो रही है। इनका जन्म 1304 ईस्वी में होता है। 1304 ईस्वी में हुई। इन्होंने जो आपकी मक्का की यात्रा, यात्रा 1325 ईस्वी में की, और ये 20 साल की यात्रा थी। 1333 ईस्वी में कहां पहुंचता? भारत पहुंचा। 1333 ईस्वी में सिंध पहुंचा। सिंध पहुंचा। और किसके शासनकाल में आया था ये? अगर पूछे तो क्या किसके शासनकाल में बताना आपको? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया था। कौन? इब्न बतूता। पूछ ले भारत के अंदर किसके शासनकाल में आया, तो बताना है इब्न बतूता। इब्न जो बतूता है आपका, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। और तुगलक ने इसे क्या बनाया था? काजी नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे क्या क्या नियुक्त किया था? दिल्ली का काजी नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम क्या बोलते हैं? पागल राजा बोलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था बच्चों। क्या किया था? दिल्ली का काजी नियुक्त किया। क्लियर है।
क्लियर है। अब पूछा है ये जो रियला थी इसकी जो यात्रा है, पुस्तक का नाम है रियला, किस भाषा में लिखी हुई है ये बताना है। जितने भी विदेशी है लगभग इनकी जो भाषा है कौन सी भाषा है, अरबी भाषा के अंदर। कौन सी भाषा है, अरबी भाषा के अंदर। समझ में आ गया। इब्न बतूता कहाँ का, मोरक्को का एक विद्वान साहित्यकार हुआ है। जन्म होता है 1304 ईस्वी के अंदर। 1325 में इसने मक्का की यात्रा की थी जो लगभग 20 साल की यात्रा थी। 1333 में सिंध के अंदर पहुंचता है। भारत के अंदर किसके शासनकाल में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आता है, जिसने दिल्ली से राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी, दौलताबाद की थी, जिसको अनलक्की हम क्या बोलते हैं, शासक बोलते हैं। कल की क्लास में भी मैंने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में 3-4 बातें बताई थी। इसको सनकी आपका राजा बोलते हैं, पागल बोलते हैं, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको क्या बनाया था, दिल्ली का क्या बनाया था, क्या नियुक्त किया था, काजी नियुक्त किया था। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। सिंपल 2-4 बातें और हमें साथ में एक क्वेश्चन के साथ में सोल्व करनी है। 50 क्वेश्चन है इस पेपर के अंदर। हमारा टारगेट है इसके अंदर जो करंट है वो 2023 का है। 2024 में पेपर हुआ था, 2023 में पेपर हुआ था, 22 और 21 का करंट है। तो हमारा टारगेट है 2025 का करंट भी इस पेपर के साथ में ही तैयार हो। तो जो करंट के क्वेश्चन आएंगे वो मैं लिंक करके बताऊंगा 2025 से रिलेटेड। तो ये क्लास के अंदर जो बातें बताई जा रही है इसके अंदर आपका क्या है, जितने भी हमारे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट, स्टैटिक, जीके सबका रिवीजन हो रहा है। तो अच्छे से ये जो और चीजें रिलेटेड करके बता रहे हैं इनको ध्यान रखो, इनसे मिलते जुलते ही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अगर आप प्रॉपर तरीके से क्लासेस लोगे, इनकी जो एडिशनल बातें बताई जा रही है इनको ध्यान रखोगे, तो एक क्वेश्चन है ये आपका। इस एक क्वेश्चन के साथ में हम 4 क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, तो टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे एक क्वेश्चन में 5। अगर 5 को आप 50 को 5 से गुणा करोगे तो एक पेपर में हम 250 क्वेश्चन सोल्व करके बैठ रहे हैं। अगर ऐसे हम 20-30 पेपर दे लेंगे तो सारे क्वेश्चन लगभग सोल्व हो जाएंगे। तो अच्छे से क्लासेस लो, इनको तैयार करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। क्या बोला है देखो, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाती है। कौन सी नीति के तहत जो आपकी प्रतिबंधात्मक व्यापार है उस पर रोक लगाती है। विदेश व्यापार नीति के ऊपर तहत नहीं लगाती है बच्चों, ठीक है। फेमा अधिनियम के तहत भी नहीं लगाती है। औद्योगिक नीति अधिनियम 1991, MRTP अधिनियम के तहत लगाती है। MRTP अधिनियम कब पारित हुआ था, ये पारित होता है 1969 के अंदर। कब हुआ था, 1969 ईस्वी के अंदर। और लागू कब होता है ये लागू होता है आपका जून 1970 से लागू हुआ था बच्चों। कब हुआ था, जून 1970 से लागू होता है MRTP अधिनियम, ठीक है। इसके तहत जो हमारी सरकार है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रतिबंधात्मक जो व्यापार है उसके ऊपर रोक लगाती है, MRTP अधिनियम। याद रखना 1969 के अंदर पेश आता, लागू कब होता है, जून 1970 से लागू हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिएगा बच्चों, आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो आपके सामने क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी की। चौथा संस्करण पूछा है आपसे, देखो बच्चों चौथा संस्करण पूछा है आपसे किसका, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। असम के अंदर किसने मेजबानी की थी, असम, तेलंगाना, हरियाणा या कर्नाटक। किसने की थी, हरियाणा ने की थी। हरियाणा में भी कहां से, पंचकुला हरियाणा के अंदर हुआ था। कौन सा संस्करण, चौथा संस्करण, ठीक है। अब कौन सा हो गया 2025 के अंदर, 7वां संस्करण। 2025 की बात कर लेते हैं, हमारे लिंक कौन से एग्जाम में आएंगे, 2025 का करंट आएगा। 2025 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन कर रहा है, बिहार कर रहा है बच्चों। कौन कर रहा है, बिहार कर रहा है। इसका शुभंकर क्या है, गज है, जो किसका मिश्रण है, हाथी और शेर का मिश्रण है। इस जो आपका 2025 का खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था, इसके अंदर शीर्ष तालिका के अंदर किसने पहला स्थान किसको मिला है, प्रथम स्थान पूछे आपसे, प्रथम स्थान बताएंगे हम महाराष्ट्र। याद रह जाएगा बच्चों। यहाँ पे कौन सा पूछा था आपसे, यहाँ पे 2022 का पूछा था। 2022 का खेलो इंडिया यूथ गेम कौन सा था, चौथा था। उसके बारे में पूछा था, कहाँ पे हुआ था, ये जो आपके पेपर आया था पिछली बार उसके अंदर है, पंचकुला हरियाणा के अंदर हुआ था। अभी हाल ही के अंदर 2025 का कहाँ पे हुआ है, बिहार के अंदर हुआ है, जिसका शुभंकर क्या था, गज था। गज का मतलब क्या, हाथी और शेर का क्या ये मिश्रण है। प्रथम स्थान किसको मिला था, महाराष्ट्र को मिला। पहला स्थान किसको मिला है, महाराष्ट्र को मिला। क्लियर है। यूथ गेम्स सारे अच्छे से याद करके जाने, स्पोर्ट्स एंड गेम्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथा संस्करण हुआ, तो आंसर था हरियाणा का जगह है पंचकुला। और अभी 2025 का कहाँ पे हो रहा है, बिहार के अंदर हुआ है।
इस आपका इसका शुभंकर गज सिंह था, पहला स्थान किसको मिला? महाराष्ट्र को। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है देखो, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की बात होगी। अब कौन सी होगी बच्चों? 2025 की पूछ ले आपसे। अगर IBA 2025 का पूछे तो ये कहां पे हुआ? ब्राजील के अंदर। IBA 2025 की मेजबानी कौन कर रहा है? ब्राजील। बच्चों कौन कर रहा है? ब्राजील। यहाँ पे हमसे किसकी पूछी है? 2023 की पूछी है कि मेजबानी किस देश ने की थी? तो भारत ने की थी। और कौन सा किया था? हमारा इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है, वहां पे किया गया था। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम क्लियर है, में मेजबानी की गई थी। इसका आंसर क्या होगा? 2023 का पूछा आपसे, मेजबानी किसने की थी? तो भारत ने की थी, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम बच्चों। और 2025 का कहां पे होगा? ब्राजील के अंदर होगा। 2025 का कहां होगा? ब्राजील के अंदर होगा। किसकी बात हो रही है? महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप की। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है? ध्यान दीजिएगा। आपसे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आग्नेय चट्टान का उदाहरण? आग्नेय चट्टान कौन सी होती है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए। आग्नेय चट्टान कौन सी होती है? जो पिंगल जाती है, पिंगल जाती है उसको क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान बोलती है। किससे पिंगल जाती है? लावा, मैग्मा से पिंगल जाती है उसको आग्नेय चट्टान क्या कहते हैं? अब इसका उदाहरण बताना। आपका चर्ट है, रायोलाइट है, संगुटिकास्य है या सकोणास्य है बच्चों? कौन है इसका आग्नेय चट्टान का उदाहरण? कौन सा इनमें से? रायोलाइट है। ये कैसी चट्टान है बच्चों? एक आग्नेय चट्टान। किस टाइप की चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। चर्ट नहीं है, संगुटिकास्य भी नहीं है, साकोणास्य भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका रायोलाइट। रायोलाइट किसी है? एक आपकी आग्नेय चट्टान है। ठीक है बच्चों, जो आसानी से पिघल जाती है, जिसको मतलब रूपांतरित किया जा सकता है, उनको कौन सी चट्टाने बोलते हैं? आग्नेय चट्टाने बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध क्या है? वादक है। कौन सा वादक है ये बताना आपको। सितार, बांसुरी, सतूर, मर्दगन, कौन सा वादक है बच्चों? करेक्ट आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या है? इसका जो अनंत आर कृष्णन है एक प्रसिद्ध क्या है? वादक है। सितार वादक है? नहीं बच्चों। बांसुरी है? नहीं। सतूर है? नहीं। मर्दगम है? कौन सा आपका किससे रिलेटेड है? आपका मर्दगम। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध क्या आपका वादक है। और कौन सा वादक है? मर्दगम। क्लियर है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। देखो क्या बोल रहा है, हमें बताना है। क्या बताना है? हमें ये बताना है कि आयु वर्ग के बच्चों को प्रति पाल्यों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, जो मौलिक कर्तव्य है इसके अंदर दिया हुआ है। कौन से बच्चों को क्या है? शिक्षा देना एक मौलिक कर्तव्य है। 6 से लेके 16 वर्ष, 6 से 15, 7 से 14, 6 से लेके 14 वर्ष तक की उम्र को क्या है? बच्चों को शिक्षा देना क्या है? आप हमारा एक क्या है? मौलिक कर्तव्य है। कौन से अनुच्छेद के तहत है ये? आर्टिकल नंबर, कौन सा? आर्टिकल नंबर 21 का ए क्या बोलता है? जो हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको माता पिताओं को क्या है? शिक्षा देना क्या है? एक अनिवार्य रूप से है 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को। चीज समझ में आ गया? मौलिक कर्तव्य है, आर्टिकल नंबर 21 ए बोलता है। जो क्लियर है? 21 ए के तहत क्या है? जो हमारे 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको शिक्षा देना अनिवार्य है। उससे संबंधित कौन सा आर्टिकल है? 21 ए संबंधित है। क्लियर है। 21 आर्टिकल नंबर 21 पूछता तो क्या बताते हैं? आर्टिकल नंबर 21 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर 21 संबंधित है बच्चों हमारी जो आपका व्यक्ति का क्या है? हर साइड से स्वतंत्रता प्राप्त हो, चाहे आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, न्याय की हो, जीने की हो। ठीक है, ये सारी की सारी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 21 बोलता है। यहाँ पे आर्टिकल नंबर 21 ए है, वो किससे संबंधित है? छोटे बच्चे हैं उनको माता पिता का क्या मौलिक कर्तव्य है? उनको शिक्षा देना अनिवार्य है। ठीक है, 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक है 1939 में किसके द्वारा बनाई जाती है? पूछा आपसे। महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। देखो जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने तो एक पार्टी बनाई थी। मोतीलाल नेहरू और जवाहर आपका CR दास, इनके द्वारा तो कौन सी पार्टी बनाई गई थी? जिसका नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। क्या नाम था? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी, जिसको हम शॉर्ट में किस नाम से जानते हैं? स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं। इसके संस्थापक चित्तरंजन दास और कौन है आपका? जवाहरलाल नेहरू। स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1923 के अंदर की गई थी। कब की गई थी? 1 जनवरी 1923 के अंदर की गई थी। क्लियर है। महात्मा गांधी ने ऐसी कोई पार्टी बनाई नहीं। सुभाष चंद्र बोस है
उन्होंने दो पार्टी बनाई थी, एक तो कौन सी फॉरवर्ड ब्लॉक है, दूसरी इन्होंने बनाई थी, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, सुभाष चंद्र बोस की पार्टी है। देखो आजाद हिंद फौज, दो बार से क्वेश्चन आता है, अलग अलग एग्जाम में आया, थोड़ा ध्यान रखना। आजाद हिंद फौज है, इसकी स्थापना सबसे पहले होती है कब, 1942 ईस्वी। कब हुई, 1942 ईस्वी। कहाँ से हुई तो हम बताएंगे जापान से। कहाँ से हुई बच्चों, जापान से। किसने की थी, संस्थापक पूछे इसका तो कैप्टन मोहन सिंह था। कौन था, कैप्टन मोहन सिंह था। कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। फिर आपका इसका पुनर्गठन कौन कर लेता है, सुभाष जी कर लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस कर लेते हैं। उसकी स्थापना कब की जाती है, 1943 के अंदर सुभाष चंद्र बोस करते हैं। चंद्र बोस द्वारा। और कहां पे की गई थी, ये सिंगापुर के अंदर। कहां पे की जाती है, सिंगापुर के अंदर। ठीक है। और फॉरवर्ड ब्लॉक का भी संस्थापक हो रहा है सुभाष चंद्र बोस है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर था आपका फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में स्थापना की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, तो हम बताएंगे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है। करेक्ट आंसर है 1939। ठीक है, आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 के अंदर हुई थी। ठीक है, कब होती है, हो गया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 के अंदर किसके द्वारा की जाती है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है। इन्होंने दूसरी पार्टी बनाई थी आजाद हिंद फौज। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता, आजाद हिंद फौज कहाँ पे स्थापना की गई थी या मुख्यालय कहाँ पे था, तो दोनों ऑप्शन अच्छे से देखना है, जापान दिया हुआ है या सिंगापुर दिया हुआ है। सुभाष चंद्र बोस का तो सिंगापुर है। सबसे पहले 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा कहाँ से स्थापना की जाती है, जापान में। फिर आगे पुनर्गठन कौन करता है, सुभाष चंद्र बोस करता है 1943 में। कहाँ से, सिंगापुर से। क्लियर है। ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस लिए की जाती है, 1939 के अंदर जो आपके कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो सुभाष चंद्र बोस थे, इनसे इस्तीफा दिलाया जाता है और वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। उस समय कहते हैं मैं इस्तीफा जरूर दे रहा हूं लेकिन हर समय आपको कांग्रेस की अग्रिम पंक्ति के अंदर खड़ा हुआ मिलूंगा। उस समय फॉरवर्ड ब्लॉक की इनके द्वारा स्थापना की जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट बताना है आपको, नेक्स्ट बताना है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है, अगला है, बोल रहा है वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना के आधार पर की जाती है। जो वर्तमान की जो कीमतें होती हैं, वर्तमान की जो कीमतें होती है राष्ट्रीय आय के आधार पर गणना की जाती है। कौन सी आय पे गणना की जाती है ये बताना हमें। वर्तमान की जो कीमतें होती है वो पूछा है, आय की गणना किसके आधार पर की जाती है, राष्ट्रीय आय की। भविष्य की कीमतें, प्रचलित कीमतें, स्थिर कीमतें, तुलनात्मक कीमतें। वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना किसके आधार पर की जाती है, प्रचलित कीमतों के आधार पर की जाती है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, बी नंबर ऑप्शन होगा, प्रचलित कीमतों के आधार पर की जाती है। भविष्य की कीमतें कौन सी होती है, जो हम निर्धारित कर ली है। जैसे आज मान लो चीनी 40 रुपए किलो है, आने वाले टाइम पर भी क्या रहेगी, 40 रुपए किलो के आसपास रहेगी, उसको भविष्य की कीमतें बोलती है। प्रचलित का मतलब हो गई वर्तमान के अंदर चल रही है, उसको क्या बोला गया, प्रचलित कीमतें बोलेगी। आज 40 है तो आज की जो कीमत है उसके आधार पर क्या करेंगे, हम वर्तमान की कीमतों की गणना करेंगे। तो ठीक है। स्थिर कीमतें कौन सी होती है, जो स्थिर है एक तरह से, जो फिक्स हो गई है, फिक्स हो गई, उसको क्या बोलेंगे, स्थिर कीमतें बोलेंगे। तुलनात्मक कीमतें कौन सी होती है, एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना करना, एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना करना, तुलना करना, इसको हम क्या बोलेंगे, तुलनात्मक कीमतें बोलेंगे। जैसे मान लो आज चीनी का मूल्य है 40 रुपए किलो, ठीक है, आटे का मूल्य भी क्या 40 रुपए किलो, तो दो वस्तुओं की जो तुलना की उसको तुलनात्मक कीमतें बोले। स्थिर कीमतें हैं जो फिक्स हो रखी, स्थिर है वही रहेगी। प्रचलित कीमतें जो अभी चल रही है वो रहेगी। और भविष्य की कीमतें हैं जो भविष्य के अंदर हमने पहले से निर्धारित कर दिया है कि आज 40 है तो आगे भी क्या रहेगा, 40 रहेगा, इसको भविष्य की कीमतें बोलते हैं। क्लियर है। ये एक आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या, प्रचलित कीमतें। थोड़ा सा ध्यान रख लेना बच्चों, वर्तमान की कीमतें पर राष्ट्रीय आय की गणना किसके आधार पर की जाती है, प्रचलित कीमतों के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आर्टिकल से रिलेटेड है, तो ध्यान दीजिएगा और आराम से आंसर देना। क्या पूछा आपसे, आपसे ये पूछा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है। राज्यपाल को शक्तियां देता है किससे, विधेयकों पर राज्यपाल से संबंधित है। तो ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, आर्टिकल नंबर 200। करेक्ट आंसर क्या होगा, जो आपकी विधेयकों पर राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित कौन सा, आर्टिकल नंबर 200। आर्टिकल नंबर 264 किससे संबंधित है, जैसे खोटा जो नापतोल होता है ना उससे रिलेटेड है। खोटे जो नापतोल से रिलेटेड है, नापतोल के अंदर क्या कर देते हैं कि हम आगे पीछे कर देते हैं। जैसे मान लो, जैसे कोई पहले होता था ना, आज के समय में तो कम होता है, पत्थर का वाट बना रखा है, वाट बना रखा है, या कांटे को हमने क्या कर दिया, आगे पीछे कर दिया। हमने चीनी ली 1 kg, उसके अंदर कितना 800 ग्राम की चीनी आई है। तो ये जो खोटे हैं जो नापतोल है,
नापतोल प्रणाली में फोर्स से संबंधित कौन सा आपका आर्टिकल नंबर 264 है। आर्टिकल नंबर 201 किससे संबंधित है बच्चों? आर्टिकल नंबर 201 किससे संबंधित है? विधेयक विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति से स्वीकृति से रिलेटेड, राष्ट्रपति से स्वीकृति से रिलेटेड है। ठीक है, कोई भी विधेयक है वो राज्यपाल ने पास कर दिया, आगे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो उससे रिलेटेड है आर्टिकल नंबर 201। आर्टिकल नंबर 164 किससे संबंधित है? राज्य में मंत्रियों की सलाह, कार्यकाल, तथा आधारित मिटाने वाला काम है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 164 किससे संबंधित है? मंत्रियों की सलाह। ठीक है, मंत्रियों की सलाह, कार्यकाल, कार्यकाल और उत्तरदायी सलाह आर्टिकल नंबर 164 बोलता है। 201 किससे संबंधित है? विधेयक अगर कोई राज्यपाल ने स्वीकृत किया तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली कि नहीं मिली, तो आर्टिकल नंबर आपका 201 बोलता है। 264 किससे संबंधित है? आर्टिकल नंबर 264 संबंधित है कोई नापतोल के अंदर क्या कर दिया हमने, हेराफेरी की है, सही तरीके से वस्तु जो आपका विक्रेता है, खरीदार, उसको नहीं मिला है, वो आपका आर्टिकल नंबर 264 है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था कि विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित आर्टिकल नंबर 200 था। क्लियर है बच्चों? ये थोड़े बहुत आर्टिकल हमें ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आंसर दीजिएगा, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? इनमें से बताना है सर्वाधिक जो वर्षा है। ऑप्शन के हिसाब से तो सबसे कम होती है जोधपुर के अंदर बच्चों, चेन्नई, नागपुर, शिलोंग। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय है हमारा, मेघालय के अंदर जगह हुआ करती थी, अब इसकी राजधानी दे रखी शिलोंग। ऑप्शन के हिसाब से तो हम क्या करेंगे, 4 नंबर ऑप्शन करेंगे। कई बार क्या पूछ लेता है, उस जगह का नाम भी पूछ लेता है। पहले 2023 से पहले तक जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र था हमारा, सर्वाधिक वर्षा होती थी चेरापूंजी के अंदर। कहाँ होती थी? चेरापूंजी। अभी वर्तमान में कहाँ होती है? तो अभी वर्तमान के अंदर वर्तमान में सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्ड पाई जाती है मानसिवराम में होती। कहाँ होती है? अभी वर्तमान समय के अंदर जगह का नाम पूछे, मानसिवराम, ये सारे के सारे कहाँ है? मेघालय के अंदर ही बच्चों। यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा? शिलोंग होगा, जो मेघालय की राजधानी क्या है? शिंगलोंग है बच्चों। और वैसे इस जगह का नाम दिया हुआ कि चेरापूंजी दे दे या फिर क्या दे दे, मानसिवराम दे दे। अभी वर्तमान में कहाँ है सर्वाधिक वर्षा, कहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है? तो मानसिवराम में की जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिएगा, क्या बोल रहा है? योजनाओं से संबंधित है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY किस वर्ष शुरू की गई थी? ये बतानी है। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, ये कौन से वर्ष शुरू की गई है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनके माध्यम से आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या ऑप्शन होगा इसका आंसर दीजिएगा। पानी लेते हैं। देखो क्या बोला है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY किस वर्ष शुरू हुई है? 2015 के अंदर, 2017 में, 2016 में, 2014 में। करेक्ट आंसर है 2016 में शुरू हुई है। जिसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक रूप से जो बिछड़े हुए जो लोग हैं उनको क्या करवाना, सस्ती दरों में या फ्री के अंदर चीजें प्रदान कराना है। 2020 के अंदर जो हमारा कोविड-19 आया था, कोविड-19 था आपका, ठीक है, इसके अंदर क्या शुरू किया गया था? अन्न योजना। इसके तहत, इस योजना के तहत या खाद्यान्न भी बोल सकते हो,
इस योजना के तहत क्या किया गया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पूछा 2016 में शुरू की गई है। जो क्या है, हमारे जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनको क्या कराना, फ्री के अंदर अन्न आपका मुहैया कराना है। कोविड आपकी महामारी थी 2020 के अंदर, हमने 2020 से बच्चों आंसर क्या होगा, 2020 में अन्न योजना शुरू की गई थी, जिसके अंदर इस योजना के तहत कोविड महामारी में मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया था। मुफ्त रूप से क्या कराया गया था, लोगों के लिए खाने का जो सामान है वो उपलब्ध कराया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट आंसर दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कल का पेपर हमने दूसरी शिफ्ट का सोल्व किया था, आज पहली शिफ्ट का पेपर है बच्चों, एक ही दिन दोनों पेपर हुए थे। कल जो पहला पेपर शिफ्ट कराया था उसमें भी सेम क्वेश्चन आया था लेकिन अलग था। तो ये जो पेपर का जो पैटर्न रहता है ना, जितने भी शिफ्टों में अलग अलग पेपर होता है, लगभग आपके 5-7 दिन पेपर चलेंगे, एक दिन में 4 शिफ्ट होगी, तो चारों शिफ्ट का लगभग मिलता जुलता होता है। उसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन था, आज भी बच्चों देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रोलर टैक्स पारित किया गया था। वहां पे क्या बोला गया था कि किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक पुलिस ने क्या कर लिया है, आपके किसी गतिविधि के लिए अगर वो पाया गया तो उसको अरेस्ट कर लिया, 2 साल तक वो क्या नहीं कर सकता है आपका, न तो अपील कर सकता, ना वकील कर सकता, ना दलित कर सकता। कौन सा एक्ट था, तो रोलर टैक्स ऐसे ऑप्शन था। यहाँ पे पूछा ये रोलर टैक्स पारित कब हुआ है, यहाँ पे क्या पूछा पारित कब हुआ, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रोलर टैक्स पारित किया गया। देखो तो 1915 के अंदर तो क्या हुआ था, 1915 में तो महात्मा गांधी भारत के अंदर आए थे। महात्मा गांधी आते हैं बच्चों, कहां से आए थे, ये दक्षिण अफ्रीका से आए थे, और किस तारीख को आए थे, 9 जनवरी को आए थे। 9 जनवरी को आते हैं, 9 जनवरी को आते हैं, इसलिए 9 जनवरी 1915 को हम क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है आपका 9 जनवरी 1915 क्योंकि इस डेट को महात्मा गांधी भारत आए थे। 1921 के अंदर क्या हुआ था, 1921 में क्या हुआ था, 1920 के अंदर आपका असहयोग आंदोलन शुरू होता है, 1922 में समाप्त होता है। 1924 के अंदर, 1924 का जो अधिवेशन था, कौन सा अधिवेशन आपका, बेलगांव अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, महात्मा गांधी ने। इसका करेक्ट आंसर क्या है, 1919। रोलट एक्ट कब पारित किया गया था, 1919। कब किया जाता है, मार्च 1919 के अंदर होता है। इसी के साथ में ही आपका अप्रैल 1919 के अंदर क्या हो जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। अप्रैल 1919 के अंदर क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। बाग हत्याकांड। और 1919 के अंदर क्या है, भारत सरकार अधिनियम भी 1919 में आता है। खिलाफत आंदोलन भी कब शुरू हुआ, 1919 में हुआ। खिलाफत आंदोलन भी कब शुरू हुआ, 1919। अली बंधुओं ने शुरू किया था, मोहम्मद अली और शौकत अली। 1919 के अंदर क्या था, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम। इसको हम दूसरे नाम से किससे नाम से जानते हैं, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। दूसरा नाम क्या है, मॉन्टेस्क्यू फोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेस्क्यू भारत सचिव है और चेम्सफोर्ड कौन है, भारत का वॉइसरॉय है। ये सारी की सारी घटनाएं 1919 में होता है। यहाँ पर सिंपल सा पूछा था, रोलर टैक्स का पारित हुआ था 1919 में हुआ था, मार्च 1919 के अंदर, जिसके अंदर इसी को हम क्या बोलते हैं, काला कानून भी बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है, काला कानून है। इसी का तीसरा नाम क्या है, ना अपील ना वकील और ना दलील का कानून भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ना अपील ना वकील ना दलील का कानून बोलते हैं, ना दलील का कानून। वो भी किसे बोलते हैं, रोलट एक्ट को बोलते हैं। किसके द्वारा पारित किया गया, अगर पूछे तो बताएंगे सर सिडनी रोलट के द्वारा पारित किया जाता है। किसने किया था, सर सिडनी रोलट ने पारित किया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, रोलट एक्ट पड़ा। इसका वास्तव में जो रियल नेम था वो क्या था, अपराध एवं अराजक अधिनियम था। क्या था, अनार्किकल अपराध एवं अराजक अधिनियम। वास्तव में इसका नाम क्या था, रियल नेम क्या था, अपराध एवं अराजक अधिनियम था, जिसको हम किस नाम से जानने लगे, जिसको किस नाम से जानने लगे हम, जिसको हम रोलट एक्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर है। निम्नलिखित में से आपकी राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रोलट एक्ट का पारित हुआ था, 1900 उठा ले बात कर ले, 1919 में पारित होता है। ठीक है बच्चों, ये सारी सिंपल सिंपल चीजें हमें ध्यान रखनी है बच्चों। 3 चीजें हुई थी 1919 के अंदर। देखो एक तो खिलाफत आंदोलन है, वो भी 1919 में होता है, मोहम्मद अली और शौकत अली शुरू करते हैं। ठीक है, 1919 के अंदर रोलट एक्ट होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 के अंदर होता है। भारत सरकार अधिनियम भी पारित हुआ 1919 का, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेस्क्यू भारत का इस समय भारत सचिव है, चेम्सफोर्ड भारत का वॉइसरॉय था। इसके अंदर 2 चीजें होती है, एक तो सिखों को क्या मिलता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन अधिकार मिलता है, दूसरा एंग्लो इंडियन को भी क्या मिला था, प्रत्यक्ष निर्वाचन अधिकार मिला था। क्लियर है। कल हमने देखा था जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919, उसकी बातें कर ही ली थी। अब आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंपल सिंपल बातें हमें ध्यान रखें। साइंस का क्वेश्चन है, देखो क्या पूछा है,
कि भोजन के किस भाग में सोच बनकर निकलता है। जो भोजन के किस भाग से सोच बनकर निकलता है, हम जो भोजन करते हैं उसका कुछ पार्ट है वो सोच बन के बाहर निकलता है। ये पूछा कौन सा भाग निकलता है आपका। भोजन में पोषक तत्व बाहर निकलते हैं, गलत बात है, पोषक तत्व नहीं निकलते हैं बच्चों। भोजन में विटामिन निकलते हैं, ये भी नहीं निकलते। भोजन में ग्लूकोज निकलता है, ये भी नहीं निकलता है। क्या निकलता है बाहर सोच बन के। अप्रयुक्त जो भोजन होता है वो क्या होता है, सोच बन के बाहर निकलता है बच्चों। भोजन के अंदर कौन सा भाग है वो जो बाहर निकलता है सोच के माध्यम से, उसका नाम है अप्रयुक्त भोजन। क्या बोलते हैं, अप्रयुक्त भोजन बोलते हैं। पोषक तत्व नहीं निकलते, विटामिन नहीं निकलते, ग्लूकोज नहीं निकलते। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आंसर दीजिएगा, क्या बोल रहा है। देखो पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा, क्या बोला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, बहुचर्चित उपन्यास एलिस एलिस एंड वेचर्स इन वेंडरलैंड निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था, ये बताना हमें। इनमें से कौन से लेखक ने ये उपन्यास लिखा है। जो आपके सामने चार ऑप्शन है, इनके माध्यम से बताना है। उपन्यास का नाम लिखा हुआ भाई, ठीक है। इनमें से बताना है कौन से ने लिखा है, ये बताना बच्चों। देखो आगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मेरी शेली, लुइस कैरोल, एडगर एलन गो, हरमन मेलविल, किसके द्वारा लिखा गया था बच्चों। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, लुइस कैरोल। किसने लिखा है, लुइस कैरोल के द्वारा लिखा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। तुमसे पूछा है गैर कोऑपरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योग को 10 लाख तक का ऋण प्रदान, अच्छा क्वेश्चन है, करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 के आरंभ की गई योजना की पहचान कीजिए। इनके द्वारा गैर जो कोऑपरेटिव जो है आपके गैर कृषि लघु या सूक्ष्म जो उद्योग है, उनको उद्योग छोटे उद्योग है उनको बनाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कितने रुपए दिए जा रहे हैं, 10 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा कब शुरू की गई थी, 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ की गई। कौन सी योजना है, भारत रोजगार योजना, या इसको बोल सकते हो आप विकसित भारत योजना है। ये शुरू होती है आपकी, ये हुई आपकी 15 अगस्त 2025 से शुरू हुई। कब से हुई, 15 अगस्त 2025 से, ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को क्या बोलते हैं, मनरेगा बोलते हैं। मनरेगा ये कब शुरू होता है, ये 2005 में शुरू हुआ, 2005 में हुआ। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना हुई थी फरवरी 2019 के अंदर, फरवरी 2019 के अंदर शुरू होती है। इसका उद्देश्य क्या था, यहाँ पे पूछा है गैर कोऑपरेटिव गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए कौन सी प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को आरंभ की गई योजना कौन सी थी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। कौन सी थी बच्चों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। योजनाएं बहुत सी अभी भी हुई है नई, और पुरानी भी सारी योजनाएं याद होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। ये जो आपका श्रम योगी मानधन योजना, इसका उद्देश्य क्या था, कोई बता सकता है मुझे। श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य क्या था, जो श्रमिक है उनको क्या प्रदान करना, ऋण प्रदान करना बच्चों, ठीक है। आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना फरवरी 2019 में स्टार्ट होती है। श्रमिक जो मजदूर लोग हैं उनको क्या प्रदान करना, ऋण सस्ते ब्याज दर पर ऋण प्रदान करना है। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किससे संबंधित थी, जो छोटे लघु उद्योग है उनको क्या देना, ऋण देना। तो क्वेश्चन में सारा लिखा हुआ है, इसका करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम मनरेगा को बोलते 2005 में शुरू होता है। अभी हाल ही के अंदर विकसित भारत योजना शुरू की गई है, कब की गई है, 15 अगस्त 2025 से। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री कौन था जब नई आर्थिक नीति, ठीक है, कब लागू की जाती है, 24 जुलाई 1991 में लागू की, 24 जुलाई 1991 के अंदर लागू की। वहां के रूप में वैश्वीकरण नीति प्रस्तुत की थी। वैश्वीकरण नीति, इसको हम कौन सा मॉडल बोलते हैं, एलपीजी मॉडल बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, एलपीजी मॉडल बोलते हैं। एलपीजी का मतलब क्या है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से संबंधित है। इंग्लिश मीडियम वाले एलपीजी का मतलब देख लेना बच्चों। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री कौन था जब ये नई आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्वीकरण प्रस्तुत की गई थी। शुरू कब की जाती है,
24 जुलाई 1991 के अंदर की थी, एलपीजी मॉडल के अंदर की थी। एलपीजी का मतलब क्या? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। प्रधानमंत्री कौन था इनमें से? नरेंद्र मोदी तो अभी है बच्चों। कब है? 2014 से लेकर 2025 के बीच में, तो ये तो हो नहीं सकते बच्चों आपके, ठीक है। मनमोहन सिंह इनसे पहले थे, 2004 से लेकर 2014 तक थी। हमारा ऑप्शन में है 1991, तो ये भी नहीं है, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव थे 1990 से 92 के बीच, 1990 से 92 के बीच में जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 के अंदर थे, 2004 के अंदर थे। 1998 से 2004 कुछ दिन पहले भी बने थे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पीवी नरसिम्हा राव। और किसके द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है? तो उस समय के जो वित्त मंत्री थे, इस समय के वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वित्त मंत्री आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा यह प्रस्तुत की जाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? अब देखो आगे और क्या ध्यान रख सकते हैं अपन इसके अंदर। ये हो गया, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव है। एक चीज और याद रखना, करंट के अंदर 2024 के अंदर इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। 2024 का इन्हें क्या मिला? भारत रत्न मिला। किस किस को मिला भारत रत्न? में दोबारा से बताता हूँ। भारत का सबसे हाईएस्ट जो अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड है, वो कौन है? वो भारत रत्न है। 2024 का भारत रत्न, भारत रत्न जिनको मिला है उनके नाम बता रहा हूँ बच्चों। एक तो लिखा हुआ है आपके सामने, पीवी नरसिम्हा राव को मिला है। दूसरा एम एस स्वामीनाथन है, एम एस स्वामीनाथन, जिनको हरित क्रांति का जनक बोलते हैं। किसका बोलते हैं? हरित क्रांति का, भारत में हरित क्रांति का जनक, भारत में हरित क्रांति का जनक किसको बोलते हैं? एम एस स्वामीनाथन को बोलते हैं। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, और आपका एक और कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी, और एक है आपका चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। इन पांचों को अभी 2024 का क्या मिला बच्चों? भारत रत्न मिला है। 5 लोगों को क्या मिला है? 2024 का भारत रत्न मिला। किन किन को मिला? आपके सामने नाम लिखे हुए, पीवी नरसिम्हा राव, एम एस स्वामीनाथन को भारत के अंदर हरित क्रांति का जनक। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो आपका ग्रीन रिवोल्यूशन है इंडिया के अंदर, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? एम एस स्वामीनाथन को कहते हैं। कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह आपका, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री रह चुके हैं हमारे देश के, लाल कृष्ण आडवाणी कांग्रेस के बड़े नेता हुए हैं। क्लियर है? कांग्रेस के नहीं, बीजेपी के। इन सबको क्या मिला? 2024 का भारत रत्न मिला है। भारत रत्न की शुरुआत 1952 में होती है। कब होती है? 1952 में। पहला भारत रत्न पूछे तो 3 लोगों को मिला था। प्रथम भारत रत्न किन किन को मिला था? तो वो मिला था बच्चों आपका एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन मैंने कल परसों भी बताया था, कल की क्लास में भी बताया था मैंने। एस राधाकृष्णन हमारे क्या थे? राज्यसभा के पहले सभापति, ठीक है। सीवी रमन, और तीसरा था सी राजगोपालाचारी। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? या तो प्रथम पूछता है या वर्तमान में पूछता है। वर्तमान में तो भारत रत्न इनको मिला था, पहला इनको मिला था। एस राधाकृष्णन जो हमारे पहले क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। दूसरे नंबर के क्या थे? राष्ट्रपति थे। जो राज्यसभा के पहले क्या हो गए? सभापति हो गए। कल की क्लास में मैंने बताया था राज्यसभा का संचालन कौन करता है? सभापति करता है। वर्तमान में हमारा जो उपराष्ट्रपति वो राज्यसभा का संचालन करे, राज्यसभा के सभापति जो कौन है? सीपी राधाकृष्णन है। पहले कौन थे आपके? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इनको भी क्या मिला हुआ? पहला भारत का जो भारत रत्न है वो किसको मिला था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। आपका सीवी रमन, ये क्या थे? एक वैज्ञानिक थे, आपके वैज्ञानिक है। इनका जो बर्थ डेट है किनका? सीवी रमन का, वो आता है कब आता है? 28 फरवरी। उसको किस रूप में मनाते हैं हम? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस में रूप में मनाते हैं, साइंस डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थ डेट आता है 5 सितंबर। उसको हम किस रूप में मनाते हैं? शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। उसको किस रूप में मनाते हैं? शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर है? किसके रूप में मनाते हैं? शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है देखो, शिक्षक दिवस किसके मनाया जाता है? तो हमें पता होना चाहिए। शिक्षक दिवस मनाते हैं हम, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थ डेट है। सीवी रमन का बर्थ डेट आता है 28 फरवरी को, उसको राष्ट्रीय आपके विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। जो सी राजगोपालाचारी है, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे? गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अगर पूछे स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो हम क्या बताएंगे? सी राजगोपालाचारी था। क्लियर है? क्लियर है? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? ये बेसिक चीजें हमें ध्यान रखना है। ये जो आपकी एलपीजी मॉडल था, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण,
कब लॉन्च किया जाता है? तो 24 जुलाई 1991 के अंदर किया जाता है। उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। में किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो हमारे उस समय के वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। बच्चों क्लियर है? इससे मिलते जुलते सारे क्वेश्चनों की बात कर लिया, अब आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है? देखो बच्चों, ये साइंस का वापस से क्वेश्चन आया है, सिंपल सा। ठीक है, अगर आप साइंस पढ़ती हो तो बहुत इजी है, नहीं पढ़ते तो बहुत हार्ड भी हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इनमें से जो युग्म दे रखे हैं, जोड़ा दे रखा है, इनमें से एक गलत है, वो बताना कौन सा। देखो पहला है अधातु है लेड। लेड है वो क्या अधातु है क्या? अलोह है धातु क्या? जिंक है। एकदम सही बात है, जिंक कैसी है? अलोह है बच्चों। ठीक है, लोहा धातु कौन से? लोहा धातु, लोहा क्या है? एक लोहा धातु है। अलोह जिसके ऊपर क्या नहीं लगती है? जंग नहीं लगती। जिंक के ऊपर क्या नहीं लगती है? जंग नहीं लगती। बहुमूल्य धातु कौन सी? प्लेटिनियम है। सबसे महंगी कौन सी है? प्लेटिनियम है। जो बच गया क्या है? लेड। ये क्या है? ये क्या मिश्रण है? इसका मिश्रण है। ये धातु और अधातु का मिश्रण है बच्चों, क्या? लेड। धातु और अधातु के मिश्रण को क्या बोलते हैं? अधातु के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? आपका लैंड बोलते हैं, तो लेड बोलते हैं, जो पेंसिल के अंदर यूज की जाती है ना। ठीक है बच्चों, अधातु है। ये पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। पहला ऑप्शन क्या है? एक युग्म गलत है, बाकी सही है, तीनों सही है बच्चों। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है? आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है? क्या आंसर था इसका? बोल रहा है दिए गए स्मारकों में से कौन सा स्मारक कर्नाटक में स्थित नहीं है? 4 स्मारकों के नाम लिखे हुए, इनमें से एक ऐसा है जो कर्नाटक के अंदर स्थित नहीं है, वो बताना है हमें। देखो क्या लिखा हुआ है? कित्तूर किला, कित्तूर किला, गोल गुम्बज, होयलेश्वर मंदिर और पलकट का किला। देखो कित्तूर किला है, ये कित्तूर राज्य के अंदर स्थित है। कहाँ पे? कित्तूर राज्य के अंदर स्थित था, जो कहाँ पे था? कर्नाटक का ही पार्ट था उस समय। और ये रानी किसके द्वारा बनाया गया था? रानी चवलिया द्वारा बनाया गया था बच्चों। गोल गुम्बज, ठीक है, ये भी कहा है? कर्नाटक में। होलेश्वर का मंदिर भी कहा है? कर्नाटक के अंदर। पलकट का किला कर्नाटक के अंदर नहीं है। ये कहाँ पे बच्चों? ये केरल के अंदर स्थित है, केरल में स्थित है। इसका निर्माण 1766 ईस्वी के अंदर किसके द्वारा किया गया था? 1766 ईस्वी के अंदर मैसूर का जो शासक हुआ आपका, मैसूर के शासक कौन हुआ था 1766 के आसपास? शासक हैदर अली के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? हैदर अली के द्वारा किया जाता है। जो अभी वर्तमान में क्या सबसे संरक्षित क्या है आपका स्मारक है? पलकट। वर्तमान में सबसे संरक्षित क्या है? किला बोल दो या स्मारक बोल दो, एक ही बात है, स्मारक है। और इसका संरक्षण कौन कर रहा है? इसका संरक्षण किया जाता है बच्चों एएसआई के द्वारा। एएसआई का मतलब क्या? पुरातात्विक विभाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुरातात्विक विभाग बोलते हैं। पुरातात्विक विभाग का मतलब आपका एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या नाम है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। स्थापना कब की गई? 1861 ईस्वी के अंदर की जाती है इसकी, एएसआई की। इसका जनक किसे कहते हैं? एएसआई का जनक पूछे, अलेक्जेंडर कमिंगन को कहते हैं। किसको कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंगम को क्या बोलते हैं? इसका जनक बोलते हैं। किसका बोलते हैं? एएसआई का जनक बोलते हैं। जो क्लियर है सारी बातें। अब कित्तूर राज्य का, जो कित्तूर राज्य के अंदर कित्तूर का किला है, ये चेन्नवा के द्वारा बनाया जाता है। होलेश्वर का मंदिर है, गोल गुम्बज है, ये तीनों की तीनों चीज कहाँ है? कर्नाटक के अंदर बच्चों। ये पलकट का किला है, ये कर्नाटक के अंदर स्थित नहीं है, यही पूछा था आपसे। 1766 ईस्वी के अंदर किसके द्वारा बनाया गया था? मैसूर का शासक हुआ हैदर अली, जिसका बेटा था टीपू सुल्तान, जिसको हम टाइगर ऑफ मैसूर बोलते हैं। किसको बोलते हैं? टीपू सुल्तान को। उसके पिता हैदर अली के द्वारा बनाया जाता है। कब? 1761 के आसपास। क्लियर है? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। हाँ सर, कैसे आंसर हो आप? हाँ जी सर, बताओ आंसर कैसे रहे हो? अगला क्वेश्चन है, अच्छा है, जनगणना से बच्चों हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आए, और ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, हमें आंकड़े याद होंगे तभी इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से के किस समूह में उच्चतम साक्षरता दर है? उच्चतम साक्षरता दर बतानी है, कौन से राज्य के अंदर है और कहाँ, ये बताना। देखो
केंद्र शासित प्रदेश के समूह, क्या बोला, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। एक तो राज्य का नाम लिखा हुआ है, एक केंद्र शासित प्रदेश का। सर्वाधिक साक्षरता दर देखो हमें पता है 2011 की जनगणना के अनुसार, किसकी जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर पूछे आपसे, भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो हम बताएंगे कितनी है, 74.04%। कितनी है, 74.04। अगर सर्वाधिक जनगणना पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य पूछे तो क्या बताएंगे हम, केरल बताएंगे। क्या बताएंगे, केरल। इसकी कितनी है, 93.91% के आसपास है। तो देखो ऑप्शन देखो, यहाँ पे केरल है, यहाँ पे केरल है, ये दो कट गए तो काट देते हैं, बच गए दो ऑप्शन। अब बात कर लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, किसकी बात कर लेते हैं, केंद्र शासित प्रदेश 2011 सर्वाधिक साक्षरता वाला यूटी का मतलब है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है आपका बच्चों लक्षद्वीप। कौन सा है, लक्षद्वीप। अब तो आंसर दे दोगे, द्वीप। इसकी कितनी है, इसकी 91.80% है। अब तो ऑप्शन दे दोगे, आंसर कौन सा देखो, केरल ये रहा, लक्षद्वीप ये रहा, तो 4 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। लक्षद्वीप क्या है, हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, केरल क्या है, राज्य। यहाँ भी पूछा 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक कहाँ की है, तो ऑप्शन होगा डी बच्चों आपका, 4 नंबर ऑप्शन होगा केरल और लक्षद्वीप। क्लियर है, चले आगे चले। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे आंकड़े हमें याद होने चाहिए बच्चों। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके सामने जो दिख रहे हैं, ये बच्चों मेरी तरफ से ऐड नहीं किए हुए हैं। ये 11 नवंबर 2023 का पहली शिफ्ट 9 से लेकर 10:30 के बीच में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था, वो पेपर है बच्चों, उसको हम क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। तो अच्छे क्वेश्चन है, किस पैटर्न पर आते हैं, इस पेपर का सॉल्यूशन कराने का तात्पर्य हमारा बस इतना सा है कि आपको पता लग जाए हम जीके के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या महत्व रखते हैं, किस टाइप से। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपिक ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी, किसने लिखी बच्चों, ये बताना आपको। अभिनव बिंद्रा ने लिखी है, साइना नेहवाल ने, कर्णम मलेश्वरी ने, या लवलीना बोरगोलन ने, किसने लिखी है बच्चों, साइना नेहवाल की है ये प्लेइंग टू विन। आत्मकथा का नाम लिखा हुआ बच्चों, प्लेइंग टू विन किसकी है, साइना नेहवाल की। क्लियर है। अभिनव बिंद्रा है, ये क्या था आपका, निशानेबाज है, आपका साइना नेहवाल क्या थी बच्चों, बैडमिंटन से रिलेटेड है, मिडन गेम है इसका, कई बार ये पूछ लेता है किससे संबंधित है। कर्णम मलेश्वरी क्या है आपका, बोर्तोलोलन, वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। याद रखना जो ओलंपिक हुआ था आपका कौन सा, ओलंपिक 2000, ओलंपिक 2000 के अंदर इसने क्या जीता था, कांस्य पदक जीता था। और चीज क्या याद रखनी है, प्रथम महिला जिसने ओलंपिक में क्या जीता, पदक जीता, वो भी कौन है, कर्णम मलेश्वरी है। प्रथम महिला, ये छोटी छोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए बच्चों, एग्जाम में बहुत काम आती है। प्रथम महिला जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता भारत की तरफ से, पहली महिला बच्चों जिन्होंने, कल की क्लास में भी मैंने ओलंपिक से रिलेटेड सारी बातें बताई थी, आज वापस आ गया तो बात कर लेते हैं दूसरी, वो नहीं करेंगे वापस। ओलंपिक में क्या जीता है, मैं पदक जीता बच्चों, पदक जीता। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका बैडमिंटन हो गया, अभिनव बिंद्रा ये निशानेबाज है, ये कौन है, निशानेबाज है। इसने कौन से ओलंपिक के अंदर, ओलंपिक 2012, ओलंपिक 2012 में क्या जीता इसने, कांस्य पदक जीता। साइना नेहवाल ने भी कोई पदक जीता है, ये ओलंपिक 2008 के अंदर, ओलंपिक 2008 में कौन सा पदक जीता, ओलंपिक 2008 में इसने भी कांस्य पदक जीता बच्चों, कांस्य पदक जीता। चीजें समझ में आ गई। यहाँ पे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन शीर्षक आत्मकथा लिखी, साइना नेहवाल की बच्चों। ठीक है, ये सिंपल चीजें याद रखनी है हमें।
ये क्या है आपका निशानेबाज है, शूटर बोल सकते हो इसको, शूटर है। इन्होंने ओलंपिक 2012 के अंदर क्या जीता है आपका, कांस्य पदक जीता। साइना नेहवाल ने 2008 वाले में, कर्णव मल्लेश्वरी 2000 वाले में जीता है। ये जो लवलिना है बोरगोल है, ये क्या है आपका, ये मुक्के मुक्के आपकी बॉक्सिंग है उससे रिलेटेड है बच्चों, मुक्केबाजी से रिलेटेड है। मुक्केबाजी चैंपियनशिप कौन सा, 2025 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एशियन चैंपियनशिप में क्या किया इसने, भाग लिया था। क्लियर है, इन सब के बारे में हो गया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा, आपके सामने है। क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। उस्ताद उल्ला रखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश, सबके नाम लिखेंगे। ये पूछा है कौन सी वाद्य यंत्र से संबंधित है। शहनाई से तो बच्चों आपका कौन है, आपका बिस्मिल्लाह खान था। कौन था बच्चों, बिस्मिल्लाह खान। खान शहनाई से संबंधित है। इसको भारत के सारे जो आपके सर्वोच्च सम्मान वो मिले हुए बिस्मिल्लाह खान। भारत रत्न इसको मिला हुआ है बच्चों। भारत रत्न भारत का क्या हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। उसके बाद में कौन सा, पद्म भूषण इसे मिला हुआ है। पद्म भूषण भी मिला हुआ है इसको। पद्म विभूषण भी इसको मिल रखा है। पद्म विभूषण भी मिला हुआ बच्चों। और क्या मिला हुआ है इसको, पद्म श्री भी मिला हुआ है। पद्म श्री, ये सारे के सारे अवार्ड इसको मिला हुआ है। हमारे शहनाई वादक है बिस्मिल्लाह खान, इनको मिला हुआ है। यहाँ से पूछा, ये जो नाम लिखे हुए तुम्हारा उस्ताद अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश, इनसे कौन से संबंधित है, ये तबला वादक है बच्चों। किससे संबंधित है, तबला वादक है बच्चों। ठीक है, चले आगे। ये थोड़ा सा बिस्मिल्लाह खान के बारे में ध्यान रखना बच्चों, अच्छे शहनाई वादक हुए हमारे। ठीक है, इनको भारत के जितने भी हाईएस्ट जो सम्मान है वो सारे मिले। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश का नाम क्या। देखो मगध जो साम्राज्य है, इसका जो शासन काल है वो 544 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक है। कितने वंशों ने शासन किया इसके ऊपर, कुल 3 वंशों ने शासन किया। मगध साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया, मगध साम्राज्य में कुल 3 वंशों ने शासन किया। कुल 3 वंशों ने शासन किया, शासन किया। क्लियर है। अब यहां से पूछा है साम्राज्य पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन सा, इनमें से 3 वंशों ने शासन किया है। पहला वंश है बच्चों हर्यक वंश, प्रथम वंश है। सेकेंड है शिशुनाग और थर्ड है बच्चों नंद वंश। ठीक है, संस्थापक पूछ ले मगध साम्राज्य का कौन था, मगध साम्राज्य का संस्थापक मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था बच्चों, बृहद्रथ, बृहद्रथ था बच्चों। ठीक है, शिशुनाग वंश का संस्थापक पूछ ले तो कौन था बच्चों, शिशुनाग ही था, शिशुनाग ही था। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक भी कौन होगा, बृहद्रथ होगा। ठीक है, नंद वंश का संस्थापक कौन था, नंद वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। अब देखो आगे नेक्स्ट है अपना, हो गया बिंबिसार नंद वंश का नहीं है बच्चों। बिंबिसार किसका, हर्यक वंश का संस्थापक है। तो बिंबिसार है आपका, बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक है। नंद वंश का कौन है, महापद्मनंद, नंद वंश का संस्थापक कौन है, महापद्मनंद है। ठीक है, शिशुनाग वंश का कौन है, शिशुनाग। मौर्य वंश का कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य किसका है, मौर्य वंश का था। ठीक है, और कब आता मौर्य वंश, 322 ईसा पूर्व में। किसको हरा के, जो आपका नंद वंश का अंतिम शासक है। नंद वंश का अंतिम शासक पूछ ले, अंतिम शासक था आपका धनानंद को हराकर कौन बन गया, आपका चंद्रगुप्त मौर्य शासक बन गया। क्लियर है बच्चों। यहाँ पे पूछा मगध साम्राज्य का शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन सा था, तो प्रथम राजवंश कौन सा था, हर्यक वंश था बच्चों। प्रथम राजवंश कौन सा, हर्यक वंश है। सेकंड शिशुनाग और थर्ड 3 वंशों ने शासन किया। तीसरा नंद वंश था। मौर्य साम्राज्य का अलग से डायनेस्टी आएगी। क्लियर है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हो गया तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा, क्या बोला क्वेश्चन,
क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने, हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। जो प्यादा होता है ये निम्नलिखित में से कौन सा, पूछा गया है आपसे कि जो ये प्यादा शब्द है, प्यादा है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बहुत बार कि ये जो शब्द है किससे संबंधित है, कौन से गेम से संबंधित है। ठीक है, ये गेम जो कैरम है कौन से गेम में यूज करते हैं, रेड कौन से गेम में यूज करते हैं। तो हमें बेसिक जो स्पोर्ट्स वाला जो टॉपिक है ना, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं इससे, देखो एक तो अभी वर्तमान में अलग अलग ट्रॉफियां चलती रहती है। कौन सा गेम अभी एशिया कप किसने जीता 2025 का, 2023 का वर्ल्ड कप किसने जीता, 2024 में ओलंपिक है, 2028 का ओलंपिक कहाँ होगा, 2032 का कहाँ होगा। ये जो चीजें हैं ये बढ़ती है। तो सिंपल सिंपल जो अभी करंट में चल रहा है, एक बार कई बार क्या होता है खिलाड़ी का नाम दिया होता है ये किससे संबंधित है ये पूछता है। एक बार कोई गेम ट्रॉफी का नाम दिया हुआ, जैसे रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है ये पूछता है। एक ये जो अलग अलग वर्ड्स होते हैं इन आपके गेम्स के अंदर, ये किससे संबंधित है ये क्वेश्चन आता है। एक इनके आत्मकथाओं से रिलेटेड आता है। बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, इसको अच्छे से याद करके जाना, एग्जाम में 2 से 3 इससे क्वेश्चन आता है। अभी हमारे सामने एक सिंपल सा शब्द लिखा हुआ है प्यादा, पूछा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। शतरंज में होता है, टेनिस में होता है, क्रिकेट में होता है, बैडमिंटन में होता है। प्यादा किसके अंदर होता है, प्यादा चलते हैं या चाल चलने किसके अंदर होता है, शतरंज के अंदर होता है। किसके अंदर होता है बच्चों, शतरंज के अंदर होता है। क्लियर है। रैंक पूछ ले किसके अंदर होता है, रैंक किसके अंदर होता है, आपका टेनिस के अंदर होता है। क्रिकेट के अंदर पिच वगैरह आप जानते हो, बॉल, रेड बॉल, नो बॉल, व्हाइट बॉल, ये सारी क्रिकेट के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो ग्रास होता है वो किसके अंदर होता है, आपकी बैडमिंटन के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य में हुई है। बच्चों ये भरतनाट्यम है, ये हमारा क्या शास्त्रीय नृत्य। पहले हमने लोक नृत्य देखे थे, एक क्वेश्चन आया था लोक नृत्य का, अभी शास्त्रीय नृत्य। याद रखना शास्त्रीय नृत्य बहुत इजी है, लोक नृत्य थोड़े से बहुत लंबे चौड़े पड़ते हैं, दोहरे रहते हैं। शास्त्रीय नृत्य, नृत्यों की संख्या पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या। तो कितनी संख्या बच्चों इसकी संख्या पूछिए तो हम बताएंगे 9 संख्या। कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, 9। भरतनाट्यम है, ये जो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है ना, ये कहाँ का है, तमिलनाडु का। पूछेगा कहाँ का, तमिलनाडु का। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आ गया होगा आपके सामने, क्या, तमिलनाडु। ठीक है, अब याद रखना ये क्या, याद रखना ये पहला शास्त्रीय नृत्य, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य क्या है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य पूछे तो क्या बताएंगे, तो क्या बताओगे, हम बताएंगे भरतनाट्यम। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ आंध्र प्रदेश। अंधे लोग क्या नहीं खा सकते, कच्ची पूड़ी नहीं खा सकते। जो कच्ची पूड़ी है वो अंधे लोग नहीं खा सकते। तो कुच्ची पूड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश। 2 हो गए शास्त्रीय नृत्य, कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र तेलंगाना का कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं। अब 2 तो शास्त्रीय नृत्य ये हो गए बच्चों। तीसरे की बात कर लेता हूं मैं। तीसरा है तुम्हारा क्या, कथकली। कथकली और मोहिनीअट्टम। ये मोहिनीअट्टम 2 कहाँ के, एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके 2 क्या है शास्त्रीय नृत्य, एकमात्र ऐसा राज्य जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य, केरल के बच्चों। क्या बताओगे, केरल के, क्या बताओगे, एकमात्र ऐसा राज्य, एकमात्र राज्य, एकमात्र राज्य जिसके क्या है, जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं बच्चों। कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, 2 शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, कितने हो गए, 4 हो गए। एक और कथकली है, तो कथकली जैसा क्या, कथक है। कथक कहाँ का बच्चों, कथक का मतलब होता है कथा सुनाना, ये कहाँ का, उत्तर प्रदेश का है। कितने हो गए बच्चों, 5 हो गए। अब बात कर लेते जो बच गए बाकी। छठा कौन सा आपका, मणिपुरी। मणिपुरी नाम में ये कहाँ का होगा, मणिपुर का होगा बच्चों, मणिपुर का होगा। अगला 7वें की बात कर लेते हैं, ओडिसी। ओडिसी कहाँ का होगा, नाम में कहाँ का होगा, उड़ीसा का होगा। कहाँ का होगा, उड़ीसा का होगा। 8वें की बात कर लेते हैं। अब तक पहले 8 थे, 2024 से पहले तक 8 शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी थी, 8। वर्तमान में कितनी, वर्तमान में 9 है। पहले जो 8 हुआ था ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य था, जिसका नाम है सत्रिया। क्या नाम है, सत्रिया। बिहू लोक नृत्य, वो भी कहाँ का, असम का। सत्रिया भी कहाँ का, असम का। अभी नया जोड़ा गया है, नया कौन सा जोड़ा गया है, नोवा। नोवा जिसका नाम है बच्चों क्या है आपका, छऊ। छऊ शास्त्रीय नृत्य, ये कहाँ का, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड का। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। इसमें कोई दिक्कत है आपकी, इनमें से एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे अभी आया है ऐसे आता है। ये सबसे नया शास्त्रीय नृत्य, सबसे नया पूछे, सबसे नया पूछे तो क्या बताएंगे, इंग्लिश मीडियम वाले समझ जाएंगे। शास्त्रीय नृत्य को क्या बोलते हैं, क्लासिकल डांस। हाउ मेनी क्लासिकल डांस, 9 क्लासिकल डांस। 9 कौन कौन से, जो आपके सामने लिखे हुए, ये 9 है। सबसे पुराना पूछे तो बताएंगे भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु का है। सबसे नया पूछे तो छऊ है, ये लोक नृत्य भी है। छऊ कहाँ का है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड का। इससे पहले 8 नंबर का कौन सा था, सत्रिया था, जो असम का है। आपका बिहू भी कहाँ का है, असम का है। बिहू लोक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, वो क्या है, एक लोक नृत्य है बच्चों। क्लियर है, ये सारी बातें समझ में आ गई। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे है, जैसे आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, हो सकता है ये भरतनाट्यम की जगह कुछ और नाम लिख दे,
लिख दे, तुम्हारा क्या लिख दे, मणिपुरी लिख दे, उड़ीसी लिख दे, या तुम्हारा कुचिपुड़ी लिख दे, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ऐसे हमें टॉपिक, हाँ क्या, केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, क्लासिकल डांस 2 है, एकमात्र ऐसा राज्य जिसके 2 है, बाकियों में तो कईयों में थे ही नहीं, जैसे बिहार में नहीं है तुम्हारे, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड यहाँ पे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। ये हो गया बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या पूछा है, देखो, भारत से पहले किस देश ने नित्य निर्माण उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, पंचवर्षीय योजना है, भारत में कब शुरू हुई थी? अभी पहला ऐसे एक क्वेश्चन हो रहा है ऐसी पंचवर्षीय योजना से, भारत में शुरू हुई थी 1951 के अंदर, 1951 में हुई थी, 1951 से लेकर 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना थी। लेकिन जो विश्व के अंदर पूछा है कहां पे हुई थी, सोवियत संघ के अंदर होती है। कहां पे होती है? सोवियत संघ कब शुरू की जाती है? 1920 ईस्वी के अंदर की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? जोसेफ स्टालिन के द्वारा की जाती है। को आपके किसका, पंचवर्षीय योजनाओं का जनक बोलते हैं बच्चों, पंचवर्षीय 5 ईयर जो प्लान है उसका जनक किसको बोलते हैं? जोसेफ स्टालिन को बोलते हैं। इन्होंने 1920 में सोवियत संघ से की थी, संयुक्त राज्य अमेरिका का ब्रिटेन और जर्मनी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन होगा, सोवियत संघ, यूएसएसआर क्या बोलते हैं इसको? यूएसएसआर बोलते हैं। तो क्लियर है, आगे चले, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन अभी हमने सोल्व किया था बच्चों, सेम क्वेश्चन है, एक ही पेपर में देखो दोबारा क्वेश्चन है। अब वो क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है, तो ये अपनी आपकी हमारी क्या है, मूर्खता दिखाता है पेपर के अंदर। तो कई बार, बहुत बार होता है, उससे मिलता जुलता जो एक एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आ रहा है उससे मिलता जुलता दोबारा क्वेश्चन आता है, लेकिन वो हम क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। हमें क्या है, रहता है इसके अंदर ये होगा ये होगा, इसलिए अभी ऐसा ही सेम क्वेश्चन सोल्व किया था, उसके अंदर लिखा हुआ था क्या, 6 से लेकर 14 वर्ष। अब देखो इसमें क्या बोला, इसमें पूरी लाइनें लिख रही थी। भारतीय संसद ने 2002 के अंदर कौन सा संविधान संशोधन, 86वां संविधान, 86वां संविधान संशोधन कब होता है? 2002 के अंदर होता है। संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी, जो क्या था, आयु वर्ग के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता। वहां पे क्या पूछा था कि प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बच्चों को कितनी एज है, तो उसका आंसर था 6 से 14। यहाँ पे क्वेश्चन कैसा पूछा, 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर किया गया, ठीक है। तो एज वही क्वेश्चन है, सेम ही है, 6 से 14, लेकिन तरीका दूसरा पूछा हुआ। यहाँ पे आंसर क्या होगा, 6 से 14 वर्ष होगा बच्चों, ठीक है। आर्टिकल नंबर कौन सा होगा? आर्टिकल नंबर आपका 21(1) के तहत, किसके तहत? 21(1) के तहत मौलिक अधिकार, ठीक है। चले आगे बच्चों, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखो आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है? राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है? कौन बुलाएगा भाई? तुम बुलाओगे कि मैं बुलाऊंगा? कौन बुलाएगा? विधानसभा का उपाध्यक्ष का काम नहीं होता, मुख्यमंत्री का भी काम नहीं होता। राज्य विधानमंडल की बात हो रही है तो राज्य के अंदर कौन देखता है? जो केंद्र के अंदर यहाँ पे संघ लिखा हुआ होता है या केंद्र लिखा हुआ था, तो केंद्र के अंदर तो कौन बुलाता है? लोकसभा की बैठक, तो लोकसभा की बुलाने वाला कौन होगा? लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा या राष्ट्रपति हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति की पावर किसके पास में होती है? तो राष्ट्रपति की पावर हमारे पास में होती है, राज्यपाल। कौन बुलाएगा बच्चों? राज्यपाल बुलाएगा, विधानसभा अध्यक्ष नहीं बुलाएगा। कौन बुलाएगा? राज्यपाल बुलाएगा। सही है, चले आगे, करेक्ट आंसर क्या होगा? राज्यपाल। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, कौन से आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल नंबर 153 बच्चों। प्रत्येक राज्यों में क्या होगा? एक राज्यपाल होगा, ये प्रावधान है हमारे संविधान के अंदर, आर्टिकल नंबर 153 के तहत होता है। प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर कौन बुलाता है? तो बच्चों राज्यपाल बुलाता है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है, महान कवि, मानवतावादी लेखक रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ ठाकुर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? नाइटहुड की उपाधि को क्या कर दिया था? लौटा दिया था। याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव और विश्व कवि, जो गुरुदेव बोलते हैं इसको विश्व कवि बोलते हैं। जो गुरुदेव का टाइटल है ये किसके द्वारा दिया जाता है? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा दिया जाता है। इन्होंने महात्मा गांधी को किसका टाइटल दिया था? इन्होंने दिया था महात्मा का टाइटल। इन्होंने तो किसका टाइटल दिया था? महात्मा का, और उसने बदले में क्या दिया था? गुरुदेव का। बोला यहाँ पे इसको नाइटहुड की उपाधि मिली हुई है। इनमें से कौन सी घटना के बाद में रविंद्रनाथ टैगोर आहत हुए
और क्या कर दिया, अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। आपके सामने 4 ऑप्शन। बंगाल का विभाजन 1905 में होता है। कब होता है, देखो इसकी घोषणा तो कब की जाती है, घोषणा की जाती है आपकी 19 जुलाई 1905 को कि बंगाल का विभाजन करेंगे। किसने की थी, कर्जन ने की। हमने इसके खिलाफ 7 अगस्त 1905 से क्या शुरू कर दिया, स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया, स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गीत गाया था। उस गीत का नाम था बच्चों अमार सोनार बांग्ला। क्या नाम था, अमार सोनार बांग्ला, जो आगे चल के क्या बना, आगे चल के बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। तो क्या बना, बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। ये भी किसके द्वारा गाया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, कब गाया गया था, स्वदेशी जो मूवमेंट था, राष्ट्रगान बना आपका आज के डेट में बंगाल का जो बांग्लादेश, उसका राष्ट्रगान क्या है, अमर सोनार बांग्ला है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू होता है, देखो बंगाल विभाजन की घोषणा करेगा कौन, लॉर्ड कर्जन करेगा। कब करेगा, 1905 में। ठीक है, घोषणा की थी कब, 19 जुलाई 1905 को की थी। इसके खिलाफ हमने जब बंगाल का विभाजन किया जा रहा तो हमारे जो लोग थे, नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने बोला ये क्या है, ये अंग्रेज क्या करना चाह रहे, फूट डालो राजगुरु की नीति के तहत क्या करें, बंगाल का विभाजन करें। किसकी नीति के तहत करें, तो फूट डालो राजगुरु की नीति के तहत करें। दूसरा हमने बोला ये हिंदू मुस्लिम एकता, उसको क्या करना चाह रहे, तोड़ना चाह रहे। ठीक है, अंग्रेजों ने बोला ऐसा नहीं है, प्रशासनिक दुविधा के चक्कर में हम क्या करें, बंगाल का विभाजन करें। हमने इसके खिलाफ क्या शुरू कर दिया, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया। कब, 7 अगस्त 1905। रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला हिंदू मुस्लिम क्या है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई आपस में क्या बांधेंगे, राखी बांधेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर के आग्रह पर हमने क्या बांधा था, राखी बांधी। ठीक है, और उन्होंने एक गीत गाया था अमर सोनार बांग्ला, जो आगे चल के बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। आगे पूछेगा अमर सोनार बांग्ला किसका, गायकार कौन है, तो क्या बताएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद में अंग्रेजों ने क्या किया, 16 अक्टूबर को, क्या डेट है बच्चों, 16 अक्टूबर 1905 को क्या कर दिया, बंगाल का विभाजन। कब किया बंगाल का विभाजन, 16 अक्टूबर बंगाल 1905 बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, बंगाल का शोक कहा जाता है। जिसको क्या बोलते हैं, बंगाल का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं, शोक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हम बंगाल का शोक कहते हैं। समझ में आ गई बात। 16 अक्टूबर को बंगाल का शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन से बंगाल का विभाजन हो गया। ठीक है, ये बात होगी बंगाल के विभाजन की। इस समय उसने नाइटहुड की उपाधि नहीं त्यागी थी। दूसरा कामागाटा मारू, 1914 का इंसिडेंट है। इसके अंदर क्या हुआ था, ये कामागाटा मारू एक घटना है बच्चों। इसके अंदर बोलते हैं एक आपका जहाज का नाम है आपका कामागाटा मारू, इसका जो चालक है उसका नाम है सरदार गुरमीत सिंह। क्या नाम है, सरदार गुरमीत सिंह। ये क्या करता था, ये यहां से इंडिया से जहाज बढ़ता था और उनको कहां पहुंचाता था, कनाडा पहुंचाता था। कनाडा ने सरकार ने इस जहाज को वापस भेज दिया था भारत के अंदर। और इस समय तक 1914 के अंदर क्या शुरू हो गया, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। अंग्रेजों को लगा इस जहाज के अंदर जितने भी यात्री हैं उनको जहाज को पानी में डुबा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। इसके ऊपर झंडा किसका था, अंग्रेजी आर्मी का था। तो इस जहाज को बजबज जो आपका पोर्ट था वहां पे बुलाया जाता है कलकत्ता के अंदर। वहां पे भगदड़ मच जाती है और वहां पे 18 लोग मारे जाते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं, कामागाटा मारू। फिर से इंडिया एक्ट 1784, ये क्या है, एक आपका संवैधानिक सुधार है। भारत के अंदर अंग्रेज थोड़े थोड़े टाइम से सुधार करते थे। फिर इंडिया एक्ट आता है, किसके द्वारा, विलियम पिट्स, इनके ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर उनके द्वारा आया था। किसके द्वारा आया था, विलियम पिट्स है, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर उनके द्वारा आता है। इसके अंदर क्या किया गया था, एक तो जो आपकी बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी उसके अंदर 4+1 की जगह 3+1 कर दिया गया था। कार्यकारी परिषद, कार्यकारी सदस्य जोड़ा गया था। दूसरा गवर्नर जिनको वेटो दिया गया था वो फिर से जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को होता है। जनरल आर डायर के द्वारा किसका ऑर्डर दिया गया था, फायरिंग की ऑर्डर दिया जाता है। किसके द्वारा, जनरल आर डायर द्वारा फायरिंग का ऑर्डर दिया गया। ठीक है, इस घटना के बाद में आहत होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि त्याग दी थी, नाइटहुड की उपाधि त्याग। क्लियर है बच्चों, नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर कब त्यागता है, 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। महात्मा गांधी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। महात्मा गांधी को कौन कौन से मेडल मिल रहे हैं, आपका केसर ए हिंद, बोहर और जुल्लू। वो मेडल कब त्यागते हैं, बोहर और जुल्लू त्यागते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान। कब त्यागे महात्मा गांधी ने अपने जो उपाधियां वो कब त्यागी, तो बताएंगे असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान त्यागी थी। महात्मा गांधी ने कौन सी मेडल, बोहर, जुल्लू, केसर हिंद की उपाधियां कब त्यागी थी, तो असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन कब शुरू होगा,
1 अगस्त 1920 को होगा। 1 अगस्त 1920 को क्या होगी, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होगी। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी कब होगी, 1 अगस्त 1920। वहीं से हम क्या शुरू करेंगे, असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। असहयोग का मतलब है सरकार की जितनी भी पॉलिसीज है उनका क्या करना, सहयोग नहीं करना। एज और सहयोग, ए का मतलब होता नहीं करना और सहयोग का मतलब होता साथ देना। तो हमने बोला था हम जितनी भी पॉलिसीज है सरकार का सबका क्या करेंगे, बाइकआउट करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे। इसके तहत इसका प्रमुख नेता था महात्मा गांधी। उन्होंने अपने जो उपाधि थी वो सारी त्याग दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर से कब त्याग था, 1919 में, महात्मा गांधी 1920 में। क्लियर है। अब रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में ध्यान रखना, एक तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाया इन्होंने, एक इसका गाया था भारत का राष्ट्रगान जनगण मन, उसके भी रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर है। इन्होंने सबसे पहले वंदे मातरम को गाया था। जो गाया था, लिखने वाला तो कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम को लिखने वाला, रचयिता था वो बंकिम चंद्र चटर्जी। गाने वाले कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे। और जनगण मन को भी किसने गाया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और क्या याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, याद रखेंगे इसको विश्व कवि के नाम से जाना जाता है। प्रथम भारतीय जिसको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। प्रथम भारतीय जिन्हें क्या मिला, नोबेल प्राइज। लिख दूं यहाँ कहीं, तुम्हारा मन हो तो लिख देता हूँ, तुम्हारी आज्ञा हो तो बच्चों एक लाइन और लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, प्रथम भारतीय। प्रथम कौन सा बच्चों, भारतीय, जिन्हें क्या मिला, क्या मिला भाई, जिन्हें क्या मिला आपका, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार मिला जो स्वीडन के द्वारा दिया जाता है बच्चों, ठीक है। नोबेल पुरस्कार मिला, कब मिला इनको, 1913 के अंदर मिलता है। 1913 ईस्वी में मिला। किसके लिए मिला था, तो गीतांजलि के लिए मिला था। किसके लिए मिला था, गीतांजलि इनकी एक आत्मकथा था उसके अंदर मिला था। क्लियर है। अब चलिए आगे, ये सारी बातें क्वेश्चन हो। अगला क्वेश्चन आंसर दीजिएगा, क्या बोल रहा है बच्चों, नेक्स्ट। पॉलिटिक्स क्वेश्चन है, पूछा आपसे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, दूसरे देश से उपाधियां नहीं लेगी। अभी भी उपाधियों का पिछला भी क्वेश्चन था, अब पूछा है देखो, उपाधियों का त्यागना, उपाधियों का उन्मूलन। उपाधियों का उन्मूलन तो आर्टिकल नंबर बोलता है, उन्मूलन या त्यागना ये तो बोलता है आर्टिकल नंबर कौन सा आपका, आर्टिकल नंबर 18 बोलता है। यहाँ पे क्या पूछा आपसे, यहाँ से पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, कौन से के तहत बोला गया है। आर्टिकल नंबर 18(2) है, 18(3) है, 18(1) है या 18(4)। क्या आंसर होगा, 18। इसका क्या होगा बच्चों, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 3 होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, आर्टिकल नंबर 18(2) के तहत बोला गया किसी दूसरे देश से हमें क्या ग्रहण नहीं कर सकते, उपाधि नहीं ले सकते बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, क्या बोला है, भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों और उनकी परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मिलान किया। देखो, रूपांतरण, ये सजा के एक रूप को हल्के रूप में बदलने का दर्शाता है। देखो, क्षमादान का आर्टिकल बोलता है क्षमादान कर सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जा सकता है, किसी भी सजा को क्या किया जा सकता है, समाधान। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये आर्टिकल नंबर कौन सा बोलता है, आर्टिकल नंबर 72 के अंदर उल्लेख है राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की क्या किया जा सकता है, क्षमादान कर सकता है, दया कर सकता है, आपकी सजा को कम कर सकता है, रुकवा सकता है। एकमात्र जो अधिकार होता है ये भारत के अंदर किसी व्यक्ति के पास में होता है तो वो राष्ट्रपति के पास में होता है। ये सारी की सारी चीजें जो लिखी हुई है ये क्षमादान से रिलेटेड लिखी हुई है। पहली बात बोलता है रूपांतरण, ये सजा के एक रूप को हल्के रूप में बदलने को दर्शाता है, एकदम सही बात है। रूपांतरण में यही होता है। राहत में क्या बोला है, ये उस सजा के स्थान पर कम सजा देने को दर्शाता है जो मूल रूप से दी गई थी। ये भी बात सही है, राष्ट्रपति करता है आर्टिकल नंबर 72 के तहत। पर विलंबन, इसका अर्थ सजा की प्रवृत्ति को बदले बिना उसकी अवधि को कम करना नहीं बच्चों। सजा की जो प्रवृत्ति उसको तो बदलना पड़ेगा, इससे अपन क्या कर देंगे, उसकी सजा को कम थोड़ी कर सकते हैं, ये बात गलत है बच्चों। अगला देखते हैं, चौथा क्या लिखा, क्षमा, ये सजा और दोष सिद्धि दोनों को हटा देता है, एकदम सही बात है। सजा को समाप्त कर सकता है राष्ट्रपति चाहेगा तो दोष जो सिद्ध है उसको भी समाप्त कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या था, 3rd नंबर था, पर विलंबन। इसका मतलब ये नहीं होता, इसका अर्थ है सजा की प्रकृति को बदले बिना। प्रकृति तो बदलनी पड़ेगी, ऐसे कैसे सजा को हम उसकी अवधि को कम कर सकते हैं, नहीं कर सकते बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है, बाकी सारे सही है बच्चों, थोड़ा ध्यान रखना आर्टिकल नंबर 72 के तहत। अगला क्वेश्चन है, ये तुम्हारे वैदिक काल से आया भाई। वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो कहां से कहां तक है बच्चों। वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है कहां से 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व तक है। वैदिक काल का जो समय है वो आपका है
600 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो किसका है, वैदिक काल का है। इसके अंदर भी दो वैदिक काल के आपकी कौन कौन सी, एक तो आपका ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो 1500 से लेके कहां तक का है बच्चों, 1500 से लेके 1000 तक का है। और आपका उत्तर वैदिक काल का कहां से, 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक है। और 600 ईसा पूर्व से क्या शुरू हो जाता है, 600 ईसा पूर्व से क्या शुरू हो जाएगा, महाजनपद, महाजनपद शुरू हो जाते हैं। महाजनपद टोटल कितने हुए, 6 हुए, 16 हुए, 6 नहीं 16 हुए बच्चों, जिनकी महाजनपद का मतलब है, उठा ले एक बार बात कर ले, महाजनपद का मतलब क्या, 16 हमारे राज्य। अब इनमें से पूछा है निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल के लिए सजा की धार्मिक अनुष्ठान करता है, कौन करता है इनमें से, आपके जो ऑप्शन लिखे हुए उनके हिसाब से, पुरोहित करता है, ग्रामीणी करता है, वज्रपति करता है या सेनानी करता है। जो आपका धार्मिक अनुष्ठान करता है सजा के लिए, किसके द्वारा किए जाते हैं, धार्मिक कर्म कांड किसके द्वारा किए जाते हैं, तो वैदिक काल के अंदर कौन करता था, पुरोहित वर्ग करता था। तो कौन करता था, पुरोहित करते थे। टोटल वेदों की संख्या पूछ ले, वेद पूछ ले हमारे कितने हैं बच्चों, 4 है। सबसे पुराना था आपका, सबसे पुराना था, कौन सा था पुराना, तो हमारा ऋग्वेद था, ऋग्वेद था। इसके बाद में सेकंड था आपका यजुर्वेद, यजुर्वेद था बच्चों। थर्ड है हमारा सामवेद, सोमवेद। और फोर्थ सबसे नया वेद है वो कौन सा है, अथर्ववेद। अथर्ववेद अर्थ कोई वेद नहीं है बच्चों, अथर्ववेद है, क्लियर है। टोटल वेदों की संख्या 4 है, सबसे नया अथर्ववेद है, सबसे पुराना कौन है आपका, ऋग्वेद है, क्लियर है। ये सारी बातें होगी बच्चों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में। अच्छा क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। क्या बोला देखो बच्चों, बोल रहा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों कार्य शिक्षा और सार्वजनिक सहायता में अधिकार से संबंधित है। कार्य शिक्षा और साहित्य में इसका, इससे रिलेटेड ही कल की पारी वाला जो पेपर था उसके अंदर भी यही क्वेश्चन था, सेम था। वहां पे आर्टिकल नंबर 42 पूछा था, यहाँ पे आर्टिकल दूसरा पूछा है। देखो कुछ मामलों में कार्य शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के लिए प्रदान किया गया है, कौन सा आर्टिकल है, 44 है, कल बताया था मैंने, समान नागरिकता संहिता। यह है समान नागरिक संहिता, कल ही बताया था बच्चों, संहिता से रिलेटेड है। जो पहला राज्य कौन सा बना हमारा, प्रथम राज्य जो आपका इसको लागू किया है, ठीक है, यूसीसी को, कौन बना है आपका, ये बना था उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है। आर्टिकल नंबर 42 और 43 क्या बोलता है, 42 क्या बोलता है बच्चों, ये मातृत्व से रिलेटेड है, मातृत्व शक्ति प्रदान करना। और इसका करेक्ट आंसर क्या है, 41 से। 43 क्या बोलता है, कोई बता सकता है मुझे, ठीक है। श्रमिकों को मजदूरी, ठीक है, राज्य का ये उत्तरदायित्व तो बनता है जो उनके जो आपके मजदूर है उनको जो उनका जो वेतन बताया वो प्रॉपर तरीके से मिलता रही। ये आपका आर्टिकल नंबर 43 बोलता है। 42 क्या बोलता है, मातृत्व शक्ति से रिलेटेड था बच्चों। और 44 किससे रिलेटेड, समान नागरिक संहिता से था। इसका आंसर है क्या, जो शिक्षा है किसके अंदर, कुछ मामलों में कार्य शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्रदान करना, आर्टिकल नंबर 41 बोलता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, फटाफट से आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है, ये तुम्हारा किससे रिलेटेड आया, 42वां संविधान संशोधन पूछा है क्या, 42वां संविधान संशोधन में पूछा है, क्या पूछा है, ये पूछा है इसने कि ये 42वां संविधान संशोधन था, इसके अंदर क्या करना है हमें, निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, कब होता है 42वां संविधान संशोधन, 1976 ईस्वी के अंदर हुआ था, ठीक है। इसके अंदर पूछा है अधिनियम प्रस्तावना में जोड़े गए थे। प्रस्तावना को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना, प्रस्तावना है, प्रस्तावना को ही हम क्या बोलते हैं, उद्देश्य का बोलते हैं, उद्देश्य का बोल दो। किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, ये 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। अब इसके अंदर पूछा है इनमें से कौन से शब्द जोड़े गए थे, वो बताना। 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना कब प्रस्तुत की जाती है, 13 दिसंबर 1946 को। इसी को हम क्या बोलते हैं, उद्देश्य का बोलते हैं, उद्देश्य बोलते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव बोलते हैं। विचारों की स्वतंत्रता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, भाईचारा, जो गरिमा का आवश्यकता रहता है, न्याय और सामाजिक, इनमें से कौन से शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना के अंदर। आपका बी नंबर ऑप्शन एकदम सही होगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, आपका धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे, ये शब्द जोड़े गए थे बच्चों, याद रखना। प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा था, अगर पूछ ले, प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा, प्रस्तावना को आत्मा, आत्मा कहा तो हम बताएंगे ठाकुरदास भार्गव,
ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा था? आत्मा कहा था। प्रस्तावना को कुंजी किसने कहा? कुंजी तो के मुंशी ने कहा था। ठीक है, याद रखना इस प्रस्तावना के अंदर भारत शब्द का प्रयोग, प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग, भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। न्याय कितनी होगी प्रस्तावना में? न्याय का प्रयोग कितनी बार हुआ? 3 तरह के न्याय होंगे प्रस्तावना में। न्याय कितनी है? 3 है। 3 कौन कौन सी, कोई बता सकता है? सामाजिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक न्याय का प्रयोग हुआ है। धार्मिक 3 तरह की न्याय होगी, 2 बार भारत का प्रयोग हुआ है। स्वतंत्रता कितना प्रयोग हुआ है बच्चों प्रस्तावना में? स्वतंत्रता 5 तरह की स्वतंत्रता, 5 तरह की स्वतंत्रता कौन कौन सी? विचारों की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, विचार और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना, ये 5 तरह की स्वतंत्रता बच्चों। कई बार एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आता है, प्रस्तावना में भारत शब्द का कितनी बार प्रयोग हुआ? 2 बार प्रयोग हुआ। प्रस्तावना को आत्मा किसने किया? ठाकुरदास भार्गव ने किया। कितने तरह की न्याय का उल्लेख? प्रस्तावना में 3 तरह की न्याय का उल्लेख। कितने तरह की स्वतंत्रता उल्लेख? 5 तरह की स्वतंत्रता उल्लेख। ठीक है, जो हमारा अनुच्छेद नंबर 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको किसने कहा था? संविधान की आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। बच्चों क्लियर है, ध्यान रह जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना बच्चों। नेक्स्ट है अगला, हो गया ये अगला 45 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, आंसर दीजिएगा। क्या पूछा आपसे? आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस भारतनाट्यम नर्तक ने 2021 में प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार प्राप्त किया है? किसने किया बच्चों? पद्मा सुब्रमण्यम। याद रखना इसको। 2024 का क्या मिला बच्चों? 2024 का क्या मिला है? पद्म विभूषण अवार्ड मिला बच्चों, पद्मा विभूषण को। पद्म श्री और पद्म भूषण पहले मिले हुए हैं इसको, पद्मा आपका सुब्रमण्यम को करंट के अंदर आ सकता है। ये दो पेपर है आपका 2023 का, क्वेश्चन पूछे हुए हैं 2022 के, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है 2021 में प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार किसे मिला है? चित्रा विश्वेश्वरन को मिला बच्चों। गुरु विपिन सिंह। पंडित बिरजू महाराज कौन है? ये महान क्या है आपका? कथक वादक है, कथक वादक है ये बच्चों आपके। बिरजू महाराज कहां से है? लखनऊ घराने से है, लखनऊ घराने से है, घराना, ठीक है, उत्तर प्रदेश से है बच्चों। ठीक है, गुरु विपिन सिंह। करेक्ट आंसर क्या है इसका? बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। पद्मा सुब्रमण्यम को पहले भी अवार्ड मिले थे, पद्म भूषण पद्म श्री पहले मिल गए 2001 के आसपास, 1996 के आसपास, लेकिन 2024 में से पद्म विभूषण से नवाजा गया। ये करंट का अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की? याद रखना, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती, विजयनगर साम्राज्य। मैं साथ में ये चाह रहा हूँ, ये जो छोटे छोटे टॉपिक है आपके इन क्वेश्चनों के साथ में कवर हो जाए, तो बच्चों जो भी मेरी क्लास देखता है उससे अनुरोध है कि वो इन चीजों को साथ साथ के अंदर लिखना, बहुत काम की चीजें। बहमनी साम्राज्य, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है 1336 ईस्वी के लिए। बहमनी साम्राज्य की इसकी 11 साल बाद हुई थी 1347। इनकी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, क्या राजधानी थी? हम्पी। बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी थी बिदर। क्या थी बच्चों? बिदर। बिदर। इसका संस्थापक था आपका, संस्थापक था हरियर और बुक्का, हरियर एंड बुक्का था। ठीक है, और बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बहमन शाह, बहमन शाह बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है,
क्लियर है। अब देखो हमसे पूछा है निम्नलिखित में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दिल्ली जो दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। यहाँ पे बहमनी विजयनगर एक ही बात है, लगभग दोनों आसपास हुए, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ये जो आपकी मिडिवल हिस्ट्री है मध्यकालीन भारत के अंदर दो हिंदू क्या है बच्चों, आपके दो हिंदू वंशों की स्थापना की जाती है इनके द्वारा। पहले इनको भी क्या कर दिया था, कन्वर्ट कर दिया गया था, मुस्लिम धर्म अपनाया गया था, फिर इन्होंने अपना धर्म वापस क्या करते हैं, अस्वीकार करते हैं। और हिंदू धर्म के उस समय के दो क्या थे, बड़े शक्तिशाली क्या हुए, राजवंश हुए मिडिवल हिस्ट्री के अंदर। बाकी कहीं हमारी राजवंशों का इतिहास नहीं मिलता मिडिवल इतिहास के अंदर, मध्यकालीन भारत के अंदर। तो ये किसके समय पर इनकी स्थापना हुई थी ये पूछा। देखो मोहम्मद बिन तुगलक, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। करेक्ट आंसर क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बहमनी और आपके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। इनसे जो सिंपल क्वेश्चन बनते हैं जो बोर्ड पे लिखे हुए वही बनेंगे, तो ध्यान रखना। जो क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक से, जो मैंने बातें लिखी इन्हीं से बनेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय विजयनगर साम्राज्य पूछे या बहमनी साम्राज्य पूछे, दोनों की स्थापना किसके समय होती है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय होती है। जो क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसी भारतीय लोक जनजातीय नृत्य से संयुक्त शास्त्रीय नृत्य के लिए यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपनाने के द्वारा संलग्न कला बनाने के लिए जाना जाता है? किसको जाना जाता है इनमें से, आंसर देना। उदय शंकर को जाना जाता है। इसको आधुनिक आपका भारत का जो आपका नृत्य का जनक भी बोलते हैं, आधुनिक नृत्य का जनक कहा जाता है किसको, उदय शंकर को बच्चों। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा आपसे दीर्घ पंचाग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? जो दीर्घ पंचाग है हमारा, जो विक्रम संवत है, विक्रम संवत अभी कौन सा चल रहा है बच्चों, अभी विक्रम संवत चल रहा है 2082, जो हिंदू कैलेंडर से कितना साल आगे होता है, हिंदू कैलेंडर 2025 से जो आपका अंग्रेजी कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर तो अभी क्या चल रहा है, अंग्रेजी कैलेंडर से हिंदू कैलेंडर, हिंदू जो कैलेंडर है वो कैलेंडर कितने साल आगे होता है, 57 साल आगे होता है, 57 साल आगे होता है। तो अभी कौन सा साल चल रहा है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार 2082, और वैसे क्या चल रहा है 2025 चल रहा है। 2025 प्लस 57 कर दो, क्या आंसर आएगा, 2082 चल रहा है। तो क्लियर है। अब देखो यहाँ पे पूछा है दीर्घ अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को, आषाढ़ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को, फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी को, चैत्र शुक्ल पक्ष एकम। इसको तो नया साल स्टार्ट होता है, नया वर्ष शुरू होता है। नया वर्ष कब शुरू होता है, तो चैत्र शुक्ल पक्ष एकम को शुरू होता है बच्चों। यहाँ पे पूछा महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है, तो महाशिवरात्रि मनाते हैं अपन माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को। कब मनाते हैं, माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मनाते हैं। क्लियर है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को क्या मनाते हैं, फाल्गुन शुक्ल पक्ष आपका एकादशी को क्या मनाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर था महाशिवरात्रि मनाते हैं कृष्ण आपका माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को। चैत्र शुक्ल पक्ष एकम को क्या मनाते हैं, नया वर्ष शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं, नया वर्ष शुरू करते हैं। क्लियर है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है? निर्वाह फसल क्या होती है, सबसे पहले तो ये पता होगा तब इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, वरना तो आना नहीं। हमें पता नहीं निर्वाह फसल, तो आंसर कैसे देंगे। निर्वाह फसल वो होती है, निर्वाह फसल कौन सी होती है बच्चों, जिनका मुख्य रूप से, जिनका प्रयोग मुख्य रूप से खाद्यान्न या बोल सकते हो खाने में किया जाता है। दैनिक रूप से जो अपन खाना खाते हैं उसके अंदर प्रयोग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, निर्वाह फसल कहा जाता है। जूट नहीं है बच्चों, जूट का खाने में कहाँ करते हैं, कपास में नहीं है, गन्ना भी नहीं, गेहूं है, बाजरा बोल सकते हो, बाजरा है बच्चों, तिलहन है आपका दलिहन है, और आपका कौन सा बच गया है, चावल है बच्चों। ये जो फसलें होती है इनको क्या बोलती है, निर्वाह फसलें बोलती है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना बच्चों, हम खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल ये पढ़ के जाते हैं, वहां पे क्वेश्चन में आ गया निर्वाह फसल, तो हमें पता ही नहीं होगा निर्वाह क्या होता है। तो अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रख लेना। जो भी क्लास देखते हैं, हमारे स्टूडेंट क्लास देखते हो तो वो नोट्स में ऐड कर लेना, अच्छी चीज है, हमें पता होना चाहिए। गेहूं, बाजरा, तिलहन, दलिहन जो हम घर पे खाते हैं साधारण भाषा के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, निर्वाह फसल बोलते हैं। चले आगे, अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, आंसर देना आपको। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, आपको आंसर देना है बच्चों। देखो क्या है अगला क्वेश्चन,
50वां क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदवाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की गई। मोहनजोदड़ो बच्चों ये क्या है, एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है या हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता है। इसका टाइम पीरियड अलग अलग किताबों में अलग अलग है। हम मान सकते हैं, कहां से मान सकते हैं कि 2600 ईसा पूर्व से लेके 2600 बीसी से लेके आपका 1800 बीसी तक का जो समय है वो क्या सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। ध्यान रखना मैंने बोला है सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है, तो विश्व की सबसे पुरानी में से एक हो सकता है विश्व की कोई और हो। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता पूछे तो बताएंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता। एग्जाम में क्वेश्चन आया विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है तो बताएंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है तो क्या बताएंगे सिंधु घाटी की सभ्यता है। क्लियर है। अब ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इसी का दूसरा नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं इसको, हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं क्योंकि सबसे पहला स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा था। इसी का तीसरा नाम क्या बोलते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता बोलते हैं। ये किसके किनारे थी, सिंधु नदी और सरस्वती, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं, ये इसके नाम है बच्चों। ये हड़प्पा स्थल है, सबसे पहला खोजा गया था स्थल था। ये कब खोजा गया था, ये 1921 में खोजा गया था। कब खोजा गया था, 1921 के अंदर। किसके द्वारा खोजा गया, तो दयाराम सयानी द्वारा, दयाराम सयानी द्वारा। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे है हड़प्पा, तो हड़प्पा वो तो रावी नदी के किनारे, रावी नदी। क्लियर। मोहनजोदड़ो है ये 1922 में खोजा जाता है, मोहनजोदड़ो 1922 के अंदर। किसके द्वारा, तो यह खोजा गया था तुम्हारा राखल दास बनर्जी के द्वारा, राखल दास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे ये, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, सिंध जो आपका पाकिस्तान है वहां पे स्थल है ये। अब पूछा है स्नानघर खुदाई की किस क्षेत्र में की गई थी, कौन से क्षेत्र में की गई, घर का आंगन में की गई थी, रिहायशी कॉम्प्लेक्स में की गई थी, निचला शहर में की गई थी, कहाँ पे की गई थी, दुर्ग के अंदर की गई। कहाँ पे की गई थी, दुर्गों के अंदर खोजा गया था, वहां से क्या मिले थे, स्नानागार मिले थे। ये आज की क्लास के हमारे 50 क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। ये आपके आए हुए पेपर के 50 क्वेश्चन थे बच्चों। ठीक है, क्लियर है। ये हमारे 50 क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो जरूरतमंद विद्यार्थी जो दिल्ली पुलिस की तैयारी करें उनके साथ में वीडियो शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। और